तो आधी सीटों पर जंग खत्म, किसमें कितना है दम? अगले 1 घंटे हम इसी पर बात करेंगे और जानेंगे कि जिन 302 सीटों पर मतदान हो चुका है उसमें मोदी के साथ कितने लोग हैं और मोदी के खिलाफ कितने लोग, क्या दावे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के और हमारे इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन उससे पहले एक अपडेट ले लेते हैं आज की पूरी वोटिंग का। तीसरे चरण के मतदान के साथ ही लोकसभा चुनाव की आधी से ज्यादा सीटों पर जंग खत्म हो गई है। 543 सीटों में से 302 पर आज चुनाव खत्म हो गए। अभी 241 सीटों पर वोटिंग होनी बाकी है। आज मोदी के गढ़ रहे गुजरात की 26 सीटों पर भी वोटिंग खत्म हो गई। सवाल यही है कि क्या अपने गृह प्रदेश में 2014 का करिश्मा दोहरा पाएगी अमित शाह और मोदी की जोड़ी? आधी जंग के बाद जनता का मूड क्या है? क्या देश मोदी के साथ है या मोदी के खिलाफ? अपने कमबैक प्लान में जुटी कांग्रेस की अग्नि परीक्षा का दौर जारी है। क्या राहुल गांधी अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचा पाएंगे? लोकसभा चुनाव की सबसे बड़ी जंग के इस मिडिल पॉइंट पर आज तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई सारे खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रोहित चहल है जो कि भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ मुकेश नायक जी हैं जो कि कांग्रेस के नेशनल स्पोक्स पर्सन है। हमारे साथ आर बालाशंकर जी हैं जो कि एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। उमाकांत लखेरा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं और थोड़ी ही देर में हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। रोहित, सबसे बड़ा सवाल यहां पर कितने लोग मोदी के साथ हैं और कितने खिलाफ? आज की ये रिकॉर्डिंग हम 23 मई को दिखाएंगे रोहित, इसीलिए साफ तौर पे तोल मोल के बोलना, इन 302 में से कितनी सीटें का दावा आज आप करेंगे कि हमको यानी भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएंगी? दीपक जी, मुझे लगता है कि अगर आप पूरा एक जो अंडर करंट मोदी जी को लेकर है, मोदी जी के नेतृत्व पे पूरे देश को भरोसा है। जिस तरीके से आपने देखा पिछले दिनों, चाहे विकास की बात हो, एक पूरा डेवलपमेंट पूरे देश ने देखा और साथ साथ एक मजबूत नेतृत्व जो दिया है, जो एक ताकत आज देश को मिली है पूरे विश्व के अंदर। विकास की बात आप कर कहां हैं? आप तो राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रहे हैं, आप तो ऐसे मुद्दों की बात कर रहे हैं, आप तो ऐसी मुद्दों की बात कर रहे हैं जिसमें ध्रुवीकरण बिल्कुल प्रबल है। आप विकास के मुद्दे को तो पीछे ले गए हैं। इन तमाम भावनात्मक मुद्दों को उठाकर आपने धारा 370 की बात कर ली, आपने 35A की बात कर ली, तो विकास है कहां? विकास तो गुम गया है इन चुनाव में। देखिए, आज बिल्कुल मोदी जी ने, अगर आज देखा जाए, आपने वोट डालने के बाद एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा एक तरफ आईईडी लगाने वाले जो आतंकवादी हैं उनके विचार हैं जिस तरीके से, और दूसरी तरफ एक ताकत है जो वोटर आईडी के थ्रू है। तो एक तरफ आईआईडी आतंकवाद फैलाने वाले और राष्ट्रीय सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण। देखिए श्रीलंका में किस तरीके से विस्फोट लगातार हो रहे हैं, इस तरह की घटनाएं पूरे विश्व के अंदर। भारत के अंदर एक आज उस पर रोक लगी है, तो एक नेतृत्व देश को आज मिला है। मुझे लगता है कि आने वाले 350 से ज्यादा सीटें, 350 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी। आप पिछली सीट पर ले गए हैं, विकास ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठा है। देखिए, ड्राइविंग सीट पर तमाम भावनात्मक मुद्दे बैठे हैं। देखिए, विकास सबसे आगे है, उसके साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा। और किसने कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत किसने मांगे? किसने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद की बात कही? तो देश आज उनको जवाब देने वाला है। लेकिन विकास सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। देश का नेतृत्व जो मोदी जी के हाथ में, और आप मान के चले 350 सीटें भारतीय जनता पार्टी अकेले नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में जीतने वाले। एनडीए की सीटें लगभग 400 ज्यादा सीटें एनडीए की आने वाली है। 350 भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल आप देखिएगा, रिकॉर्ड करके रखूंगा। बिल्कुल आप रिकॉर्ड देखिए। मैं 23 मई को आपके साथ बैठूंगा और हम दोबारा चर्चा करेंगे। आप विश्वास करिए, जो अंडर करंट आज मोदी जी को लेकर है, क्योंकि 5 साल पहले ये था। चलो, ये तो माना आपने अंडर करंट, बिल्कुल मोदी जी को लेकर कि 2014 की तरह सुनामी है, उससे ज्यादा बड़ी आप देखेंगे, आप देखिएगा। और किस तरीके से आप देखेंगे पूरा एक, जो पिछली बार मैं कहूंगा विधानसभा के चुनाव, आप लोग भले ही आप वो कहेंगे, लेकिन आप ये देखिएगा विधानसभा के अंतर था और आज लोकसभा के अंदर मोदी जी के नेतृत्व पे जनता को भरोसा है। जनता को भरोसा है, लेकिन क्या राहुल गांधी ये भरोसा पैदा कर पाए? मुकेश नायक जी, अगर 400 से ज्यादा सीटें ये एनडीए की ले जाएंगे तब क्या होगा? तब बीजेपी, कांग्रेस के खाते में 44 के आसपास की सीटें ही रह जानी है। आपका कमबैक प्लान दिखाई दे रहा है क्या इन 302 सीटों पर? मुकेश नायक जी, जब वो ये सब सीटें ले जाएंगे तब ऐसा होगा। अभी परिणाम नहीं आए हैं, अभी तो ये काल्पनिक बात है, अपने अपने आकलन है। और जिस तूफानी गति से पूर्ण बहुमत लेके मोदी जी का उदय हुआ था भारत की राजनीति में, आज उनकी लोकप्रियता में बहुत गुणात्मक रूप से कमी आई है देश में। आज वो उतने पॉपुलर लीडर नहीं है जितने पिछले चुनाव में थे। तो पिछले चुनाव का रिजल्ट रिपीट करना तो दीपक जी बिल्कुल असंभव है इनके लिए। ये तो बहुमत के लिए जोड़ तोड़ कर रहे हैं, इनको बहुमत भी नहीं मिल रहा देश की राजनीति में। ये सिंगल, मैं आपसे बताऊं कि उत्तर प्रदेश में इनकी इतनी बुरी हालत है कि ये, मुझे लगा आप कहने वाले थे ये तो खाली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन पाएंगे। उत्तर प्रदेश में मुझे लगा आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये तो खाली सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन पाएंगे। एक प्रश्न, बस कितनी सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है बता दें मुझे मुकेश जी।
कितनी सीटों पर कांग्रेस पार्टी अकेले लड़ रही है, बस इतना बता दें देश को। एक मिनट, देखिए, जहां आप ये कहना चाह रहे हैं, आप 250 सीटों पे तो टोटल नहीं लड़ रहे हैं देश के अंदर, 272 कहां से बिहार में लाएंगे ज्यादा आप लोग? सीटों पर नहीं लड़ रहे, तो हम विकल्प कैसे बनेंगे देश का, आप ये कहना चाह रहे हैं। आप ये खुद ही बता दीजिए। स्ट्रैटेजिकल अंडरस्टैंडिंग है, एक रणनीति का हिस्सा है कि समान विचारधारा के लोगों को, बीजेपी को किस रणनीति के तहत पराजित करना है, उस हिसाब से सब सीटें सब राजनीतिक दलों ने ली हैं। और पोस्ट पोल जब इलेक्शन होगा, आप देखना सारे राजनीतिक दल एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे और बीजेपी को किसी भी कीमत पर इस देश में सरकार नहीं बनने देंगे। नहीं मुकेश जी, अलायंसेस आपके वर्कआउट कर नहीं पाए, बड़े बड़े अलायंसेस जिनकी बनाने की आप बात कर रहे थे, और जो आपकी कोशिश थी कि मोदी के खिलाफ वाले लोग सब एक मंच पर आ जाए, ऐसा हो नहीं पाया। ऐसे में रोहित ने दावा कर दिया है 350 बीजेपी, 400 एनडीए। आपका दावा क्या है? कांग्रेस की अकेले की कितनी और कांग्रेस के समर्थक दलों की कितनी, या कांग्रेस के समान विचारधारा वाले दलों की कितनी सीटें? आगे लाए हैं, हमें और आगे जाना है, क्योंकि हमारी जो यूथ है। देखिए, हम इस तरह का शेख चिल्ली की तरह नहीं सोचते हैं। हम लोग बहुत सर, ना आपके पास नेता है, ना नीति है, ना नियत है, और ना निर्णय लेने की क्षमता आपके नेतृत्व के पास है, तो आप बातें कहां से करेंगे? 250 सीटों तो लड़ नहीं पा रहे आप। रोहित सुन लेते हैं, मुकेश भाई को सुन लेते हैं। मुकेश भाई बोलिए आप। इनको कुछ बोलना हो तो और बोल ले, फिर मुझे बाद में मौका दे देना आप। नहीं बोलिए आप, मैंने रोहित को रोक दिया, आप बोलिए। आप बताइए कि कांग्रेस को अकेले कितनी और कांग्रेस के समर्थक दलों को कितनी? देखिए, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में 65 से 70 सीटों पर महागठबंधन जीत रहा, और उसमें कांग्रेस की सीटें भी आएंगी। पर वो 4 महागठबंधन सीटें आए, आपके लेकिन साथ नहीं कांग्रेस है। की सीटें भी आएंगी। उन्होंने आपको टाटा बाय बाय चुनाव के पहले कर दिया था मुकेश नायक जी। 2 बूंद दी थी। उनकी सीटों को अपने साथ काउंट मत करिए। मैं कंप्लीट कर लूं, लेट मी कंप्लीट प्लीज। देखिए, कहीं कहीं किन्हीं राज्यों में हमने प्री पोल अंडरस्टैंडिंग के आधार पर चुनाव लड़ा है, कहीं कहीं पोस्ट पोल इलेक्शन के आधार पर चुनाव लड़ा है। आप देख लीजिएगा, बीजेपी ये सोच रही है कि जो डैमेज यूपी में होगा वो पश्चिम बंगाल या उड़ीसा में कवर कर लेंगे, उनके लिए बिल्कुल संभव नहीं है। आप निश्चिंत हो जाइए, उत्तर प्रदेश में इस बार भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से अच्छा परफॉर्मेंस करने जा रही है। राहुल गांधी को तभी वायनाड जाना पड़ा, राहुल गांधी जी को छोड़ के। मुकेश जी, क्या यही कारण है कि राहुल गांधी वायनाड गए? भैया, मोदी जी भी 2 सीटों से चुनाव लड़े थे पिछली दफे। मोदी जी तो गुजरात आए थे पहली बार से लड़ते थे, लेकिन अडवाणी तो 3 सीटों से चुनाव लड़ते थे। कोई नई बात थोड़ी हुई है। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में लड़ा है, लड़ लिया तो मैं तो क्या बुराई है साहब? तो कह रहा हूं, दक्षिण भारत पर भी हमारी ये रणनीति है, अधिकार है बनाना चाहते हैं वायनाड जाने का। वायनाड जाने का कारण यह है कि 2017 के, देखिए 2014 के 4 के जो चुनाव हुए उसमें 4 लाख से 9 के अंदर 2 लाख और फिर 14 के अंदर 1 लाख मार्जिन रहेगा। इतना ही नहीं, अगर 2017 का विधानसभा चुनाव देख ले, 5 की 5 सीटें कांग्रेस पार्टी वहां अमेठी के अंदर आ रही, और जो अमेठी शहर की सीट है उसमें 5वें नंबर पर कांग्रेस पार्टी चली गई। गरिमा सिंह वहां से विधायक भारतीय जनता पार्टी की बनी। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है, और यही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को समझ आ गया। इसलिए राहुल गांधी इस तरीके से हिंदू आतंकवाद की कई बात कही, वोटों से अमेठी से राहुल गांधी चुनाव मुसलमानों को साथ देना पड़ा। चुनाव की तुलना में 3 गुने वोट राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा कि ये मुसलमानों की पार्टी है, कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की पार्टी है। जावड़ेकर जी ने इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस बकायदा की थी। डालकर मत बोलिए कृपया, उनके मुंह में शब्द डालकर मत बोलिए। मुकेश नायक जी से ही पूछ लेते हैं, वो अधिकृत प्रवक्ता है। मुकेश नायक जी, क्या राहुल गांधी ने यह दावा किया कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है? दीपक जी, इतने बड़े देश में जहां हिंदुओं की इतनी बड़ी जनसंख्या है, ये कौन मानेगा? प्रचार भी करेंगे तो कौन मानेगा कि कोई नेता ऐसा कह सकता है? 90% मुसलमानों के वोट चाहिए। किसने बोला था? कमलनाथ जी, आप ही के नेता बोला था, नहीं बोला था? वो वीडियो 5 बार आपने भी अपने चैनल पर चलाया था, आपको याद हो
ये किसने कहा था कि सबसे पहला अधिकार जो है अल्पसंख्यकों का है, मुसलमानों का है? ये उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था। टिमोथी जो अमेरिका के एम्बेसडर, बिल्कुल राहुल गांधी ने कहा कि जवाब दे रहे, सुन लीजिए, प्रकाश जावड़ेकर जी इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बात को सुन लीजिए। उनने कहा, कब कहा, किस कॉन्टेक्स्ट में कहा, आप बताइए तो मैं उसका जवाब भी आपको देता हूं। लेकिन मुकेश नायक जी आप कंप्लीट करिए, मुझे आर बालाशंकर जी और उमरखान जी के पास भी जाना है। दीपक चौरसिया जी, कांग्रेस पार्टी पूरे भारत की सामूहिक चेतना का प्रतिबिंब है। आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक जिस समावेशी और समतामूलक भारत के निर्माण की बात भगवा आतंकवाद किसने कहा, उसमें कहीं हिंदू आतंकवाद किसने कहा, कोई जगह नहीं है। इसको आप बता दीजिए ना। टिमोथी जो अमेरिका के एम्बेसडर है, 2009 में राहुल गांधी वहां पर जाकर उनको कहते हैं आतंकवाद है, वो जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा। इन चुनाव में ये मुद्दा भी चल रहा है, ये मुद्दा भी लोगों के जेहन में है और इस पर भी बहस हो रही है, इस पर भी बात होगी। लेकिन बालाशंकर जी, 2014 में एक साफ संकेत दिखाई दे रहा था, शुरुआत से दिखाई दे रहा था, इलेक्शन कैंपेन के शुरू होने के साथ दिखाई दे रहा था कि मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर लोग देखना चाहते हैं। क्या 2019 में भी आपको वैसा ही माहौल 302 सीटों पर पोलिंग हो जाने के बाद दिखाई दे रहा है? देखिए दीपक जी, माहौल तो वही है, मगर जो 2014 में जो मुद्दा था वो तो दूसरा था। वो तो कांग्रेस के खिलाफ बिल्कुल जनता का एक आंदोलन था, करप्शन बड़ा इशू था। और नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरा इलेक्शन लड़ा था इकोनॉमिक इश्यूज पर, डेवलपमेंट को ना के ऐसे लड़ा था। मगर इस समय तो चीजें बदला हुआ है, बहुत महागठबंधन तो बना नहीं। और राहुल गांधी मुद्दे से हड़के जो है ना नया मुद्दा रोज लेके आया। इस वजह से जो है ना कंसिस्टेंसी अपोजिशन की तरफ से नहीं आया। और पूरा जो मुद्दा जो है ना ऐसा बना कि नरेंद्र मोदी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। इस वजह से जो है ना पूरा इलेक्शन जो है मोदी ओरिएंटेड हो गया। और इस वजह से ऐसा लगता है कि जो है ना सारा जनता यही तय करने वाला है कि हमको एक और बार नरेंद्र मोदी चाहिए या हमको और कोई ऐसा खिचड़ी सरकार चाहिए। तो इस खिचड़ी सरकार का ऐसा एक एटमोस्फेयर बन नहीं रहे। तो इसका वजह है कि प्रतिपक्ष अभी तक जो है ना विपक्ष अभी तक कोई भी प्रकार का एक इकोनॉमिक एजेंडा सामने नहीं लाए। मोदी के खिलाफ कोई बात सामने नहीं आया, कोई करप्शन चार्ज ही नहीं है। और डेवलपमेंट एजेंडा जो है लेके बीजेपी ने एक्चुअली आगे आया था, मगर बाद में जाकर जब पुलवामा हुआ उसके बाद जो है एजेंडा थोड़ा सा बदला है। कुल मिलाकर देखता है कि पूरा इलेक्शन इस बार मोदी ओरिएंटेड हो गया। मोदी ओरिएंटेड, उमाकांत जी आपको लगता है ये मोदी ओरिएंटेड इलेक्शन है और ये एडवांटेज बीजेपी है क्योंकि मोदी के खिलाफ कौन, ये तस्वीर अभी तक विपक्ष ने साफ नहीं की है। आपको लगता है क्या इसका भारतीय जनता पार्टी फायदा उठाने की कोशिश करेगी? देखिए आप जब पूरे देश के एक विहंगम दृष्टि देश की राजनीति पर डालते हैं तो जो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और नॉर्थ ईस्ट से लेकर के कच्छ तक तमाम तरह की जो हमारे जो राज्य है, जो फेडरल करेक्टर इन राज्यों का है, वहां की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका बड़ा वर्चस्व है भारत की राजनीति में। और क्षेत्रीय पार्टी अगर आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी कमजोर है या स्ट्रांग है, बगल का ही राज्य चले जाइए तेलंगाना में, वहां तेलुगु देशम पार्टी का कोई वजूद नहीं है। बगल में आप उड़ीसा में चले जाइए, वहां बीजू जनता दल एक स्ट्रांग छत्रप है। वहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों उनको उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं 15-20 साल से, वो उखड़ नहीं रही है। तो जब हम देश की राजनीति की बात करते हैं तो हमको पूरे समग्र दृष्टिकोण से सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां अलग अलग हैं। दूसरी बात है कि मोदी जी का जो अंडर करंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी एक नायक बनकर के 2014 के आम चुनाव में देश में आए, प्रधानमंत्री बने, उनके नेतृत्व में एक सरकार बनी और जिन मुद्दों को लेकर के उन्होंने जनता को अपने को वोट देने के लिए सवाल बड़ा सीधा है, क्या 2019 में मोदी ही मुद्दा है? मोदी ही मुद्दा है। देखिए बिल्कुल देखिए ऐसा है कि कुछ लोगों के लिए मोदी मुद्दा हो सकता है। मोदी का जहां बीजेपी का जनाधार है, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जहां उनकी 73 सीटें उनके गठबंधन की जीती थी, वहां मोदी एक मुद्दा हो सकता था कि 2014 में हमने जब प्रचंड बहुमत दिया तो क्या 5 साल बाद वही प्रचंड बहुमत दोबारा मोदी जी को देना चाहिए। लेकिन जहां मोदी जी का, जहां बीजेपी का जनाधार कमजोर है, जहां उसकी संगठन शक्ति कमजोर है, वहां मोदी कोई मुद्दा नहीं है। वहां दूसरी चीज मुद्दे हैं, वहां विकास के सवाल है, क्षेत्रीय अस्मिता के सवाल है, वहां रोजी रोटी, रोजगार, कपड़ा लत्ता
और ये जो इकोनॉमी का जो संकट है वहां मुद्दा है। असली बात क्या है कि हम दिन भर कुछ भी बात करें, हम टेलीविजन स्टूडियो में बैठे, कहीं पर भी बैठे, लेकिन जब हम रात को जाते हैं, रात को अपने सोने के लिए अपने घर जाते हैं, हम खाना खाते हैं, हम रोटी की बात करते हैं, बिजली पानी का जो संकट है बात करते हैं, बिजली पानी का जो संकट है, देश के कृषि संकट है देश के कई हिस्सों में, तो ये तमाम तरह के जो सवाल हैं, जिन सवालों के जवाब वही पार्टी दे सकती है और जनता को जो वोटर्स होता है उसको कौन सी सवाल पूछने का वही पार्टी दे सकती है जो सरकार में है, जो सरकार में है, केंद्र में सरकार में है, राज्यों में सरकार में है। अगर केंद्र में बीजेपी सरकार में, राज्य में दूसरी पार्टी सरकार में है, नवीन पटनायक अगर उड़ीसा में गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो ये वहां के किसान उनसे पूछेंगे कि आप अमल में क्या किया। बन जाए तो कहने का मतलब है ये देश का जो कैरेक्टर है, ये फेडरल, बीजेपी ने भी सरकार बनाई तो उसने एक फेडरल कैरेक्टर बनाया अपनी सरकार का, उसको उसने भाजपा सरकार नहीं बताया, उसको एनडीए गवर्नमेंट बोला। मुझे क्लैरिटी इसमें थोड़ी कम नजर आ रही है। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी के खिलाफ सभी दल एक साथ खड़े हुए हैं, क्या आपका मतलब ये है? इसका आशय समझने की कोशिश करेंगे। आर बालाशंकर भी इस पर कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत वापस आएंगे और इन चुनाव के जो बड़े फैक्टर्स हैं, जैसे प्रियंका गांधी का राजनीति के अंदर आना, पुलवामा का अटैक, राष्ट्रवाद का मुद्दा और उसके साथ ही साथ राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा, इन्होंने इलेक्शन को कितना बदला, उस पर भी एक नजर डालेंगे। हो चुका है, हाफ वे मार्क क्रॉस हो चुका है और ऐसे में हम बात कर रहे हैं आधी जंग खत्म, किसमें कितना है दम। हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अपने अपने दावे क्या हैं और साथ ही हमारे साथ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मौजूद हैं जो इस बात का आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त देश में आधी सीटों पर मतदान के बाद क्या चुनावी माहौल है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से रोहित चहल जुड़े हुए हैं, मुकेश नायक जी कांग्रेस की तरफ से जुड़े हुए हैं, आर बालाशंकर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उमाकांत अखेड़ा साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं। सीधे मैं चलता हूं मुकेश नायक जी के पास। मुकेश नायक जी, कई बार ऐसे मौके आ चुके जब कांग्रेस पार्टी ने अपने लाइक माइंडेड दलों के साथ, जैसे मैं एक चंद्रबाबू नायडू जी का नाम लूं, आज अखिलेश यादव ने कहा कि 300 ईवीएम खराब है, ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई गड़बड़ी की आशंका है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आडवाणी जी ने तो 2009 में चुनाव नतीजे आने का इंतजार किया था, आप लोग तो अभी से ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, ईवीएम खराब है, यानी हारने का ग्राउंड क्या आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं अभी से? दीपक जी, हारने और जीतने वाली दोनों स्टेट्स में हमारा बिल्कुल सर्वकालिक स्टैंड है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, चाहे हम हारे चाहे हम जीते। इसलिए नहीं होना चाहिए कि जिन देशों ने ईवीएम मशीन बनाई, दुनिया के देशों ने, और अपने देशों में ईवीएम से चुनाव कराए, वो भी आज ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं कराते हैं। अमेरिका जैसा देश ईवीएम मशीन से चुनाव, मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है मुकेश नायक, के द्वारा दिया गया मतदान राजीव गांधी जी की कांग्रेस पार्टी बोल रही है जिसने कभी कंप्यूटर क्रांति की थी इस देश में, और राजीव गांधी जी जब कंप्यूटर क्रांति कर रहे थे, जो तमाम अपोजिशन पार्टी है वो ये कहती थी कि इससे जॉब खत्म हो जाएंगे, इससे बेरोजगारी बढ़ जाएगी, इसमें तो किसी तरह का सिस्टम फिट है, दुनिया भर का अंधविश्वास फैलाते थे। अब वही धक्कियानुसी बातें 21वीं सदी में 2019 में आके कांग्रेस पार्टी कर रही है कि ईवीएम खराब है। दीपक जी, अगर इस पर आप एक बार बहस करा दें अपने टेलीविजन पर, आप बहुत प्रबुद्ध पत्रकार हैं। मैंने तो उस दिन भी बहस कराने की कोशिश की थी, तब कांग्रेस के सारे प्रवक्ता भाग गए थे, जब आप 3 राज्यों में जीते थे। मेरा सीधा सवाल था कि अब आप 3 राज्यों में जीत गए हैं, अब आप मुझे बताइए क्या अभी भी आप ईवीएम पर सवाल उठाएंगे? ये बड़ा सीधा सवाल था, लेकिन किसी ने सीधा जवाब उस सवाल का नहीं दिया था। हम कांग्रेस पार्टी और सभी राजनीतिक दलों ने जो विपक्ष में है, सबकी एक राय है, सब एक मत है कि ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होना चाहिए। हमारी कोई दो राय ना पहले थी ना आज है। हम जीतने पर भी वही कह रहे हैं, हम हारने पर भी वही कह रहे हैं। रोहित, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी की इस बात को मान लेना चाहिए चुनाव आयोग को? कांग्रेस पार्टी की स्थिति वो है, अच्छा अच्छा गप गप, बुरा बुरा थू थू। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा, जब चुनाव हुए अभी हाल ही में विधानसभाओं के, तो जब कांग्रेस पार्टी जीती तो ईवीएम का ही नहीं था। जब लोकतंत्र की जीत हो गई और जैसे तेलंगाना में वहां पे हारे तो ये इनकी प्रदेश यूनिट वहां पहुंच गए। इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज दिया हैकाथॉन तराई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, जो मात्र 2 किलोमीटर तो कांग्रेस के ऑफिस से था, एक भी नेता नहीं पहुंचा, लेकिन इनके नेता कपिल सिब्बल वहां फर्जी हैकाथॉन, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए, लंदन तक चले गए। इतना ही नहीं, देखिए चाहते हैं कि बूथ
बूथ कैप्चरिंग हो, इनको मौका मिले। और इतना ही नहीं, मैं अमेरिका की बात कर रहे थे, इनका पता नहीं, लेकिन मैं अमेरिका गया, अमेरिका के चुनाव देखकर आया, मुझे अमेरिकन गवर्नमेंट ने इन्वाइट किया था। वहां पर भी मशीन यूज होती है, बैलेट पेपर जाता है मशीन के अंदर, अगर गड़बड़ होने की बात है तो उस मशीन के अंदर भी गड़बड़ हो सकती है। तो आप कम से कम अपना थोड़ा सा मुझे लगता है वो करते तो अच्छा रहता। लेकिन यहां पर विषय यहां पर यह है, क्या इनको आज चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है? क्या इनको सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है? अरे आपको चुनाव आयोग ने कितनी बार कहा है, आपको चैलेंज दिया है, तब आप नहीं जाते। वीवीपैट की बात करी थी कि हम भी चाहते थे कि जो चुनाव है वो फ्री एंड फेयर होना चाहिए, उस समय भी कहा, और वीवीपैट आज चुनाव आयोग ने लगाया है, आप देखिए। और मुझे लगता है कि हर संवैधानिक संस्था पे सवाल उठाना कांग्रेस पार्टी ने आज एंटीसिपेटरी बेल हार से बौखलाहट में एंटीसिपेटरी बेल कांग्रेस पार्टी और जो इनके साथी हैं उन्होंने लगानी शुरू कर दिया है। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से आप देखिए लगातार आप सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के सबूत मानना, हिंदुओं का आतंकवादी कहना, और जिस तरीके से मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मोदी जी देखिए, इनका एक मात्र कारण है, मोदी जी कहते हैं आतंकवाद हटाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं भ्रष्टाचार हटाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी जी कहते हैं नक्सलवाद हटाओ, ये कहते हैं मोदी हटाओ। आज इनका मात्र मकसद मोदी जी को है। एक गरीब व्यक्ति इनको देखा नहीं जा रहा, प्रधानमंत्री बनकर बैठा, क्योंकि ये सोने की चम्मच लेता हुआ पैदा हुआ है। और इतना ही नहीं, इनको जवाब तो कांग्रेस की सभा में दिग्विजय सिंह जी को वहां के युवक ने दे दिया जब उन्होंने पूछा था। और आपने भी अगर वो वीडियो देखा हो दीपक जी, तो युवक ने आके कहा कि मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक हमारे सैनिकों को वो दिया कि हाँ आप जाके करके आइए। तो ये एक नेतृत्व देने की क्षमता आज मोदी जी के अंदर, और दिग्विजय सिंह जी ने किस तरीके धक्का मार के, क्योंकि सच जो है वो देश की जनता जानती है कि एक मजबूत नेतृत्व मोदी जी ने आज देश को दिया है। मुकेश नायक जी, आपको नहीं लगता कि जो एक्सक्यूज आप ईवीएम का बना रहे हैं वो देश की जनता को समझ पड़ रहा है और कहीं ना कहीं कांग्रेस और आपकी सहयोगी पार्टियों को नुकसान कर रहा है? लोगों को कहीं ना कहीं ये भरोसा होता जा रहा है कि ईवीएम का बहाना ये अभी से बता रहे हैं, कहीं ये लूज विकेट पर तो नहीं खड़े हैं। आप ये कंफ्यूजन लोगों के मन में क्यों डाल रहे हैं? अगर हम केवल हारने पर ये कहते कि ईवीएम मशीन बदलो, तो लोगों को लगता कि हम हार के कारण ढूंढ रहे हैं। जीतने के बाद आपने कभी नहीं कहा था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान जीतने के बाद मशीन हमको नहीं चाहिए, आपने कभी नहीं कहा था ईवीएम बदलो। किसी ने छाती नहीं पीटी थी। और आज अपने मुख्यमंत्री जी को बोल दीजिए ना, छोड़ दे। कह रहे हैं निर्वाचन आयोग में हमारे पूरे नेता हम लोगों ने चुनाव के बाद निर्वाचन आयोग में गए हैं, और निर्वाचन आयोग में जाकर हमने ज्ञापन दिया है कि ईवीएम मशीन से हमें चुनाव नहीं चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा रखिए। आप ही लोग आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, देश कहां पहुंच गए, दुनिया कहां पहुंच, चांद पे पहुंच रहा है। ये लोग फिर चाहते हैं बूथ कैप्चरिंग हो, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बम फोड़े जा रहे हैं, बूथ पे कैप्चर करने के लिए लोगों को रोका जा रहा है, उसी तरीके से देश को पीछे ले जाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी लगी है। मोदी चाहते हैं देश को आगे ले जाना, देश को आगे बढ़ाना, ये चाहते हैं फिर से वो देश वापस चला जाए। तो देश की जनता ये होने नहीं देगी बैलेट के द्वारा। मैं कह रहा हूं, एक तरफ आईईडी वाले लोग हैं जो आईडी लगाने वालों पर भरोसा करते हैं, उनका साथ देते हैं, एक तरफ बैलेट वाले लोग हैं, आईडी वोटर आईडी वाले लोग हैं। वोटर आईडी के थ्रू 23 मई को देश की जनता जवाब देने वाली है। मुकेश जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मेरे पास रोहित के लिए एक बड़ा सीधा सवाल है। मैं ये कहना चाहता हूं, जो महानुभाव अभी बोल रहे थे कि 4.5 साल उन्होंने देश में क्या किया, इस बारे में उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज 1.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रोजगार की बात क्यों नहीं करते? 50 करोड़ लोगों को देश में शिक्षा की, स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना, वो फिर बीच में बोलने लगे, देखिए इनका संस्कार, इनकी संस्कृति, इनकी शिक्षा और इनकी सीख देखिए, खुद बात कह लेते हैं और दूसरे को बोलने नहीं देते। आप लोगों को तकलीफ हो रही है। आज माँ के घटिया लोग हैं ये। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देके किया, एक मां का सम्मान शौचालय बनाकर 10 करोड़ लोगों को देने का काम किया। अरे सर, आप क्या जाने, आप तो सोने की चम्मच लेके नेता पैदा, गरीबी को जिया है, मोदी जी ने गरीबी को देखा है। अच्छा रोहित, अभी आज 302 सीटें खत्म हुई हैं, तो मुझे लगता है कि आज थोड़ा एक स्पेस टाइम दिया जाए लोगों को। आपकी बातें सुन सुन के उनके दिमाग में वो करंट घुसता जा रहा है। लेकिन मैं बालाशंकर साहब के पास आऊंगा। सर, ये जो ईवीएम का एक्सक्यूज है, आज आंध्र प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने कहा कि रशियंस इस ईवीएम को हैक कर सकते हैं। ये क्या है? ये हार के लिए एक्सक्यूज खोजने की कोशिश है, या इसकी गंभीरता को तो हर पहलू पर इसको परखा जा चुका है और देखा जा चुका है कि ईवीएम में इस तरह की छेड़छाड़ संभव नहीं है? देखिए दीपक जी, चंद्रबाबू नायडू सबसे पहले बड़े टकसावी आदमी माने जाते थे, हमारे रिफॉर्मिस्ट सबसे ज्यादा वो थे, और सडनली उन्होंने जो है ईवीएम के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस तो 2014 से पहले कभी भी ईवीएम के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। असल में ईवीएम तो लाए किसने? कांग्रेस के सरकार ने लाए थे।
उसके बाद जो उसको आगे बढ़ाया वो भी वही मैंने कांग्रेस के मुकेश जी को सरकार। याद दिलाया हाँ। कि राजीव गांधी जी ने शुरुआत की और अब आप पीछे ले जाना चाहते हैं। और कांग्रेस का तो अभी तो स्थिति ऐसा लगता है कि कांग्रेस लोग बहुत पीछे जाना चाहते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि इंडिया बदल गया तो हमको तो इंडिया को बदलने से रोकना है। उसका तो सबसे बड़ा समस्या है कि हर बात पर जो बातें करते हैं वो ऐसा लगता है कि जो है ना वो तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं, और जो उनको ये तसल्ली नहीं हो रही कि जो है ना देश में इतना बड़ा परिवर्तन हो सकता है। और इस वजह से जो है ना जब से 2014 से बाद इन्होंने हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर अंकुश लगाना शुरू कर दिया, हर इंस्टीट्यूशन के ऊपर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया। इसके पीछे क्या है कि क्योंकि 2014 में सारा पॉलिटिक्स बदल गया। मैं पहले एक इंट्रोडक्शन करना ये चाहता था कि विश्लेषण ऐसा होता था कि सम टोटल ऑफ स्टेट इलेक्शन इज द नेशनल इलेक्शन, ऐसा तो 2014 के तक बोलते थे। मगर उसके बाद क्या हुआ, नरेंद्र मोदी ने सारा पॉलिटिक्स बदल दिया, और उनका आने के बाद जो है ना बहुत सारे स्टेट और प्रांतों में, जैसे हरियाणा है, आसाम है, नॉर्थ ईस्ट है, महाराष्ट्र है, जहां पहले बीजेपी नहीं था अभी तो उन्होंने शक्ति के साथ खड़ा हो गया। वेस्ट बंगाल में, ओडिशा में तो बहुत आगे बढ़ रहे पार्टी। तो एक ऑल इंडिया पैन इंडिया पार्टी का एक स्वरूप बीजेपी ने अभी ले लिया। इस वजह से जो है ना रीजनल पार्टीज का वर्चस्व कम हुआ है। और ये बोलना जो है ना रीजनल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में तो ये सारे जो पिछले 10 साल जो यूपीए के अंदर जो चल रहा था वो तमाशा आगे तो चल नहीं सकता, क्योंकि देश जो है ना उससे तो बहुत तंग आ गया है। लोग देश चाहते हैं कि अच्छा मजबूत नेता हो, मजबूत पार्टी हो, मजबूत सरकार हो। बिल्कुल, आपने कहा मजबूत पार्टी हो, मजबूत सरकार हो और मजबूत नेता हो। इसी बात से आगे बढ़ते हुए उमाकांत भाई, आपका जो तर्क था वो ये था कि इस देश की जो सिस्टम है उसके अंदर इनहेरेंट एक फेडरल स्ट्रक्चर है और उसका भी पूरी तरह से सम्मान होना चाहिए। मेरा फिर वही सीधा सवाल है कि क्या आपको लगता है कि फेडरल नेताओं के साथ मिलकर कांग्रेस एक खिचड़ी बना सकती है अगर उस तरह का जनादेश आया तो? देखिए, ये बहुत अच्छा आपका सवाल है, और इस सवाल पर इस मौके पर और चुनाव के बाद भी बहस लगातार जारी रहेगी। मेरा ये कहना है कि इस देश में जो सांस्कृतिक विविधताएं हैं और सांस्कृतिक जो डाइवर्सिटी, जिसको कल्चरल डाइवर्सिटी इस देश की सबसे बड़ी ताकत है, और उस कल्चरल डाइवर्सिटी इस देश में 5000 साल पुरानी भारत की संस्कृति है, और वो उस डाइवर्सिटी के साथ ही इसी को भारतवर्ष कहते हैं। जिस दिन वो डाइवर्सिटी का लोप हो जाएगा, लुप्त हो जाएगी, उस दिन ये भारतवर्ष नहीं रहेगा। ये इसका करेक्टर कुछ और देश जो इस्लामिक कंट्री जहां कहते हैं कि साहब एक डंडे से हम इस्लाम को लागू करेंगे, तो वो देश, इस देश में एक संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारे नीति, हमारे जो देश के संविधान के निर्माता थे उन्होंने बनाया, और उसमें हर विचारधारा के लोग थे। उसमें तमाम तरह के लोग जो बाद में जनसंघ से जुड़े वो लोग भी उसका हिस्सा थे, और जो ये सोचते थे कि इस देश को एक ऐसे राष्ट्र बनाना है जिसमें विभिन्न तरह की भाषाएं, बोलियां, धर्म, उनके मतांतर, मतभेदों के बावजूद भी बिना किसी भय, पक्षपात और न्याय की भावना से वो देश में रहे। तो वो जो गतिशीलता चली आ रही है, उसको हर संविधान की शपथ सारी पार्टियां, मोदी जी के टाइम में ये सब रुक गया है? नहीं, आपको ये लगता है? चली आ रही, मैंने रुकने की बात ही नहीं बोली, मैंने कहा वो चली आ रही है। संविधान की शपथ मोदी जी भी ले रहे हैं। अगर दोबारा देश की जनता ने उनको मौका दिया तो दोबारा शपथ लेंगे। तो वो संविधान का जो मौलिक कैरेक्टर है डाइवर्सिटी का, और कॉन्स्टिट्यूशन का जो कैरेक्टर है, उसी में राष्ट्रीयता, जो वही हमारी राष्ट्रीयता है, जो संविधान है, उसी में डिफाइन हर चीज की गई है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि ये जो चूंकि मूल मुद्दे का जवाब नहीं दिया, मूल मुद्दा आपने जोड़ दिया। मैंने आपसे कहा कि क्या आपको लगता है कि कोई खिचड़ी आ सकती है? क्योंकि आप जो अल्टरनेट प्रपोज कर रहे हैं उसमें मोदी जी नहीं है, उसमें आप फेडरल, आप ही के सवाल, फेडरल फ्रंट की तमाम पॉलिटिकल पार्टी को लेकर चल रहे हैं, देश की देखिए इथियोस और फिलॉसफी की बात कर रहे हैं। इस देश में अगर खिचड़ी सरकार आने वाली है, या देश की जनमानस से मन बना चुका है, तो उस खिचड़ी सरकार को, या देश को दोबारा मोदी जी के नेतृत्व में एक प्रचंड बहुमत की सरकार आने वाली है, उसको आने से रोक ना तो दीपक ये तो हमको, ना मैं रोक सकता हूं, या तो हमको भी पता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है। लेकिन उमाकांत भाई, मैं आपसे एज एन इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट आपकी खुद की राय पूछ रहा हूं कि आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? आप तो तीनों अल्टरनेट बता रहे हैं, ये होता होगा तो ये हो सकता है, ये होगा तो ये हो सकता है, ये होगा तो ये हो सकता है। मेरा आपने सवाल पूछा, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं कि इस देश में हर एक चुनाव में जो मैंडेट निकला है
उससे नई धारा निकली है, नया उसमें डायरेक्शन निकला है। तो मुझे नहीं 2014 लगता कि में 2014 में मोदी जी मुझे की नहीं यही तो लगता भारतीय जनता पार्टी मुझे नहीं लगता कि 2014 में जो हो रहा धारा 2014 में मुझे नहीं लगता कि 2014 में भी वही उसका धारा रूप चलेगी। अलग होगा। अगर मोदी जी दोबारा आ रहे हैं तो उसका रूप अलग होगा, उसका स्वरूप अलग होगा, उसका मैंडेट अलग होगा, उसमें डायवर्सिटी होगी। वाकई में अलग होगा। और ज्यादा क्या प्रचंड बहुमत diversity के साथ होगी? मोदी जी ये आने जो वाले हैं। रीजनल पार्टी की जो बात जो बोलते हैं, जो भी रीजनल पार्टी का वर्चस्व तब था जब वो आइडियोलॉजिकल पार्टी था। डीएमके जब मूवमेंट शुरू हुआ था, इट वॉज एन आइडियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसी प्रकार टीडीपी जब शुरू हुआ था, जो एक रिसेंटमेंट अगेंस्ट सेंटर था, वो आया था। तो हर एक पार्टी रीजनल लेवल पर तब वर्चस्व बनाया For that reason BSP, चाहे BSP राष्ट्रीय राजनीतिक मूवमेंट खड़ा किया था। देवर ऑल आइडियोलॉजिकल पार्टीज। अभी क्या हुआ कि हर एक जो है ना एक परिवार का पार्टी बन गया, डायनेस्टिक पार्टी बन गया, उसका पूरा स्वरूप बदल गया। इस वजह से जनता के अंदर जो है ना उसका कोई मैं सहमत हूं। मैं आपकी बात से देखिए ऐसा है कि रीजनल पार्टीज ड्यूरिंग जैसे जैसे जब समय शुरू हुआ बीता, था, ideological वो परिवार मैं समझ नहीं पा रहा हूं उमाकांत जी, चाहे आप या तो मुझे अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं या मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं। तो अगर यहां से हम आगे चले, मुकेश जी, आपने अपने इस चुनाव के अंदर आपने सबसे बड़े तुरुप का इक्का निकाला। मेरे ख्याल से कांग्रेस की तुणीन में अब कोई तीर बाकी नहीं रह गया है, तुणीन में अब कोई तीर बाकी नहीं रह गया है प्रियंका गांधी को उतारकर। लेकिन अभी तक के चुनाव में देखा जाए तो उसके बाद जितना असर उनका पड़ते दिखाई दे रहा था, वो पड़ते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। प्रियंका और आपकी न्याय स्कीम टॉक ऑफ द टाउन उस तरह से नहीं बन पाई है जिस तरह से बन जाना चाहिए था। क्या ये आपकी रणनीति की कमी है? अभी जो प्रबुद्ध पत्रकार महोदय कह रहे थे कि भारत की जो समृद्ध विविधता है और भारत की जो क्षेत्रीय अस्मिताओं के जो सवाल हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है दीपक जी। और इनके चलते कोई भी एक नेता समूचे भारत की सामूहिक चेतना पर आज प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं है, या 3 नेता या 2 नेता, ये पूरा देश। रोहित आपकी बात से टोटल डिसएग्री करेंगे। वो तो देखिए खुद कुछ कराने लगे। दीपक जी, इन्हें भी पता है इनके पास नेता नहीं है, हमारे पास नेता है, नेतृत्व है, और वही नेतृत्व है, इसीलिए सारे ठग बंधन, मिलावटी बंधन को एक होना पड़ रहा है। खिचड़ी सरकार, लेकिन खिचड़ी बन कहा रही है, मुझे तो ये नहीं देख रहा। धरातल पे 250 सीटों तो कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ रही। आपको लग रहा है कि की बात होती है, राहुल गांधी जी मुंगेरी लाल का सीन सपने देख रहे हैं मुकेश जी, कहां से पूरे होने वाले हैं? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने 2 बड़े तुरुप के एक प्रियंका गांधी और दूसरी न्याय योजना उतनी नहीं चल पाई जितनी उम्मीद की जा रही थी। अब आप सोचिए कि जिस नेता को इस देश में पूर्ण बहुमत मिला हो, आज पूरा देश सिर्फ चोर चिल्ला रहा है। आप इसी पे आ गए। इनके नेता गिड़गिड़ा रहे हैं कोर्ट के आगे, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। अरे सुनिए, चौकीदार तो प्योर है। अब ये बात श्योर है कि चौकीदार प्योर है। झूठा राहुल, झूठी कांग्रेस और झूठे उनके वादे हैं। और जब जनता पकड़ी जाती है उसके बाद चोर चिल्ला रहा है। रफेल के प्राइस नहीं बता पा रहे हैं आप, चोर बचा रहे हैं, चोर 1000 करोड़ क्यों दिए, खुद इसका 5000 करोड़ पा रहे हैं आप। घोटाले के अंदर मां बेटे सोनिया गांधी बाहर है। अरे आप सुप्रीम कोर्ट को आप देश को नहीं बता पा रहे। मैं आपको सवाल से हटने नहीं दूंगा मुकेश भाई, मैं आपको सवाल से हटने नहीं दूंगा। मेरा सवाल बड़ा सीधा था। रोहित एक मिनट, रोहित नहीं, मुकेश जी, मुझे आप ये बताइए कि आपके तुरुप के 2 इक्के न्याय योजना और प्रियंका गांधी उस तरह से क्यों नहीं चल पाए जिस तरह का एक इलेक्शन कैंपेन प्रो मोदी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, उस तरह से आप ये कैंपेन इन दोनों मुद्दों को क्यों नहीं बना पाए? दीपक जी, हमने पूरा बनाने की कोशिश की। आप ठीक कह रहे हैं कि वो उस तरह से नहीं चल पाए दोनों मुद्दे। उसका कारण यह है कि बीजेपी ने जीवन को स्पर्श करते हुए सवालों से पूरे देश का ध्यान इस चुनाव में हटा दिया। बिल्कुल अप्रासंगिक बातें, भूख, गरीबी, अज्ञान, अशिक्षा, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी की समस्या, रोजगार की समस्या, आज इस पर बहस हो कहां रही है देश में? बताइए ना। अगर इस पर बहस हो रही होती, या पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने घोषणा पत्र में जो कहा, धारा 370 को लेकर, समान नागरिक संहिता को लेकर, राम मंदिर को लेकर,
अगर इस पर चर्चा देश में हो रही होती तो कैटेगरिकली एक एकेडमिक चर्चा होती देश में, या मुद्दों की कोई उत्कृष्टता बनती। 5 साल का हिसाब तो आप दीजिए ना, 5 साल का हिसाब देने की मौका आया तो आपने ऐसे भावनात्मक मुद्दे उठा दिए जो एक बात चल जाते हैं लोगों के बीच और लोग भावनाओं में बह जाते हैं चुनाव के वक्त। भारत का जनमानस बड़ा भोला है इन मामलों को लेकर। आर्म फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट किसने कहा कि हम वहां से कश्मीर से हटाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने कहा कि सेना के हाथों को और बांध देंगे, पत्थरबाज पत्थर मारते रहेंगे, सेना के ऊपर हमले होते रहेंगे, लेकिन सेना का कोई ह्यूमन राइट नहीं होगा। आतंकवादियों के लिए कपिल सिब्बल जी जैसे लोग या फिर दिग्विजय सिंह जी ऐसे लोग, सोनिया जी आंसू बहाएंगी। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कश्मीर से सेना को हटा देंगे, देशद्रोह का, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह के नारे लगाएंगे, तिरंगा जलाएंगे, लेकिन उसके ऊपर केस नहीं लगने देंगे कांग्रेस वाले, क्योंकि इनको पता है वोट बैंक की राजनीति तुष्टि। देखिए वही शुरू हो गए, वही नुक्कड़ सभा। देखिए दीपक जी वही ले जा रहे हैं। बिल्कुल हमारा आज देश राष्ट्रीय सुरक्षा पहले है। आप क्या दीपक जी चाहते हैं कि श्रीलंका जैसे बम ब्लास्ट आज भारत में हो? पिछले 5 साल में अगर आप सीमावर्ती राज्य छोड़ दें, जम्मू कश्मीर के अंदर छोड़ दें, सीमा के जुड़े हुए राज्य, तो आज देश के अंदर कहां सीरियल ब्लास्ट हुआ है? सवाल है सीमा के राज्य क्यों छोड़ दें? सीमा के राज्य क्यों छोड़ दें? क्या सीमा के राज्य हमारे देश के राज्य नहीं है? मुझे आपकी बात से बड़ा स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है। पुलवामा में ये सवाल तो जरूर उठता है रोहित, ये सवाल तो जरूर उठता है कि अगर एक सीआरपीएफ का कॉन्वॉय जा रहा था तो एक कार भरकर विस्फोटक वहां कैसे पहुंचा? मुझे बताइए, इसका जवाब दीजिए। इसकी जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी, इसकी जवाबदेही आपको तय करनी पड़ेगी कि अगर सीआरपीएफ का एक कॉन्वॉय जा रहा है तो एक कार भरकर विस्फोटक वहां कैसे आया? बताइए, इसका जवाब दीजिए। मैं बता रहा हूं, जब टुकड़े टुकड़े गैंग के ऊपर कार्रवाई होती है तो बात को घुमाइए मत, बात को घुमाइए मत, बता रहा हूं। बात को घुमाइए मत। कांग्रेस के आतंकवादियों की देखिए, जिस तरह अलगाववादियों की सुरक्षा को अगर वहां से हटाया जाता है या उनके ऊपर कार्रवाई होती है, सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस पार्टी को क्यों होती है? हम तो ये कह रहे हैं आप सरकार चला रहे थे, हम तो कह रहे हैं अलगाववादी और उग्रवादियों के देखिए फेवर में अपना रुख रखा है, पॉलिटिकल लाइन रखी है पीडीपी ने। रोहित, आप कैसी बात करते हैं? आप कैसी बात करते हैं? वो बात करिए जो लोगों के गले से उतर जाए। ये सेना को कमजोर करने की बात करते हैं, सेना के हाथ को बांधने का, सेना के हाथ को खोलने का काम करते हैं। इतनी आपको फिक्र होती तो सीआरपीएफ के कॉन्वॉय की आप लोग सुरक्षा सुनिश्चित करते। इतनी फ्यूचर होती आपकी, आखिर 40 लोग पुलवामा में हमारे कैसे गए, ये बताइए आप। हमारी 60 साल में इन लोगों ने जो इक्विपमेंट्स आने चाहिए थे, नहीं एक रक्षा सौदा ये बता दें 10 साल में इनकी सरकार के अंदर हुआ। मैं चैलेंज दे के साथ कहता हूं मुकेश जी को, मैं डिबेट छोड़ के चलाऊंगा, एक रक्षा सौदा बता दे। एक बात, आज बुलेट प्रूफ जैकेट सेना के हमारे सैनिक गोलियां खाते थे हमारे लिए, लेकिन एक बुलेट प्रूफ 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की जरूरत थी, एक बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं दे पाए। हेलमेट्स की जरूरत थी, नहीं आया। चाहे वो फ्लाइट एयरफोर्स, चाहे वो इसकी राफेल की जरूरत थी, नहीं आया। हमारे सैनिकों को जो इक्विपमेंट चाहिए थे, नहीं। आज खरीद हो रही है, बदलाव आ रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को दलाली के बिना कुछ भी नहीं हजम होता। क्योंकि जब आप देखें अगस्ता वेस्टलैंड से लेके चाहे बुफोर्स घोटाले हो, चाहे आदर्श सोसाइटी, अरे घोटालों में रही है, लेकिन आज सेना को मजबूत करना है देश को। और मैं तो इतना कहूंगा, इन्होंने जिस तरीके से हिंदुओं को अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है, आज हिंदू एक हो गया, डर इनके अंदर इस चीज का है। फिर आपने ध्रुवीकरण की बात, ध्रुवीकरण नहीं कर रहा। क्या ऐसा कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को पुलवामा को टैग करके राष्ट्रवाद के मुद्दे को, राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को, मैं ऐसा नहीं कह रहा, ये मुद्दे जो है डिस्कशन के अंदर चुनाव के नहीं आने चाहिए, बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन इसको आगे करके 5 साल के परफॉर्मेंस को पीछे कर देना, इसको आप कितना उचित मानते हैं? नहीं, ऐसा तो करना कोई चाहता नहीं, और नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे, क्योंकि आपको याद होगा 2014 का इलेक्शन जो है पूरा इकोनॉमिक इश्यूज पर, डेवलपमेंट पर उन्होंने लड़े थे। कभी एक बार अयोध्या तक नहीं गया, अयोध्या शब्द तक यूज नहीं किया। तो इस प्रकार का उनका जो पॉलिटिकल लाइन जो है ऑलवेज डेवलपमेंट ओरिएंटेड था, विकास लेके आगे जाना था। मगर एक जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, वो तो हिंदुस्तान का पूरा जो है ना रेस्पॉन्स टू टेररिज्म जो है ना पूरा डिफाइन कर दिया। जो ये जो रीडिफाइन करने की बात जो है ना, जब मनमोहन सिंह जी कर सकते थे 26/11 के बाद, उन्होंने कर नहीं पाया। और ये जो न्यूक्लियर आतंकवाद जो है ना इन्होंने जो शुरू करके रखा था, जो ब्लैकमेलिंग इंडिया विद न्यूक्लियर थ्रेट, उसको जो है ना नरेंद्र मोदी ने पूरा जो है ना डेफिनेशन चेंज कर दिया। पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ जो है ना खत्म कर दिया। इस वजह से जो है ना ये सारा सामने आ गया। और नरेंद्र मोदी जी का ये बात बार बार करने का भी वजह यह है कि जो है ना हिंदुस्तान ने कैसे हमारा टेररिज्म के ऊपर जो रेस्पॉन्स है उसको बदल डाला। और आगे जो है ना कोई भी जो है ना जो बोलते हैं ना, जो नया जो नॉर्मल जो उन्होंने खड़ा कर दिया,
ये एक रिस्पॉन्स जो है ना हिंदुस्तान पहली बार रोहित, मैं एक और गंभीर सवाल पूछना चाहूंगा और आर बालाशंकर सर से भी पूछूंगा इसके बारे में। मैं ये जानना चाहता हूं, प्रधानमंत्री ने एक चुनावी रैली में न्यूक्लियर हथियारों की बात कही। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हथियार हमने किसी दिवाली के लिए सजा के नहीं रखे, इस तरह के शब्द का मेरी स्मरण शक्ति के हिसाब से उन्होंने इस्तेमाल किया था। क्या न्यूक्लियर हथियार जैसी सीरियस चीज एक ऐसा मुद्दा है जिसको एक चुनावी रैली के अंदर उठाया जाए, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान एक इन थिंग है भारतीय चुनाव के अंदर? क्या ये गंभीरता को कम नहीं करता है न्यूक्लियर हथियारों? बालाजी ने जिस तरीके से पाकिस्तान हर रोज हमें धमकियां देता था कि हमारे पास क्या हथियार नहीं है, न्यूक्लियर खिलौने हैं, क्या अभी आप देखिए महबूबा मुफ्ती जो है उन्होंने किस तरीके का बयान दिया। तो एक दुश्मन को समझाना जरूरी है कि भैया ये रोज रोज जो धमकी देते हो यहां पर ये रखे हैं, ये इसलिए नहीं रखे गए हैं। अगर आज घुस के मारने की क्षमता रखते हैं तो उनको यूज करने की ताकत भी रखते हैं। अगर हमारे देश की सुरक्षा पे आंच आएगी तो किसी भी हद तक जाना पड़ा, भारत बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाला। बिल्कुल हम कहते हैं हमेशा हम छेड़ेंगे नहीं किसी को, और अगर किसी ने छेड़ा तो छोड़ेंगे नहीं। ये नया भारत है, घुस के मारने वाला भारत है। तो ये समझाना और दिखाना बहुत जरूरी है। अगर यही बात सोचते तो उस समय अटल जी न्यूक्लियर डायलॉग को चलाने के लिए आपको उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ऐसी फिल्म बनानी पड़ गई। उसी का डायलॉग है जिसको भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता बोलता है कि हम घर में घुसकर मारेंगे। अगर किसी ने बनाई है पिक्चर तो बहुत अच्छी बात है देश की। अगर सैनिकों ने इतना शौर्य पराक्रम है उसको दिखाना चाहिए। लेकिन विषय यहां पर ही है, अगर यही बात उस समय अटल जी सोचते तो न्यूक्लियर टेस्ट नहीं होता देश के अंदर, न्यूक्लियर ताकत देश नहीं बना होता। तो दुनिया को दिखाना और बताना जरूरी है कि भारत मजबूत भारत है, ये झुकने वाला भारत नहीं है। मुकेश जी, अरे अटल जी के पहले न्यूक्लियर टेस्ट हो चुका था। सर कब करा था, कौन से जमाने में किया था, बता तो दीजिए। इंदिरा गांधी के जमाने में हो चुका था। मुकेश भाई बता देंगे, मुकेश भाई बता दीजिए, आपको बता दें किस तरीके से टेस्ट हुआ था। अमेरिका के मारे हर बार रोक देते थे टेस्ट। अमेरिका आपके ऊपर दबाव, हमारे ऊपर दबाव बनाता था और रुक जाते थे। अटल जी ने शक्ति दिखाई, हिम्मत दिखाई। जिस तरीके से हमले होते रहते थे, 26/11 होता था, लगातार हमले होते थे और ये रुक जाते थे कि अमेरिका कहता था नहीं बैठ जाओ, एक मंच पे बैठ जाओ, बात कर लो। नहीं, अब किसी की नहीं सुनेंगे। जो हमारे फेवर में होगा वही काम किया जाएगा देश के फेवर में। मुकेश जी जवाब। दीपक जी, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने परमाणु परीक्षण किया तब 14 महीने की सरकार थी उनकी। कोई बीजेपी के दफ्तर में परमाणु बम बनाया था क्या इन्होंने? कि अटल बिहारी वाजपेयी अपने किचन में बना के लाए थे और बाहर लाके उन्होंने फोड़ दिया। सर मैं वही कह रहा हूं, 26/11 तो हो रहा था, हथियार तो हमारे सेना के पास भी थे, अरे हवाई जहाज भी थे। अरे पाकिस्तान में घुसे थे क्या? परमिशन दी थी क्या? ये बताइए आज देश को आप लोग। भाई साहब, आप 5 मिनट के लिए घुसे पाकिस्तान में, केवल 5 मिनट के लिए। शक्ति की बात 1971 1965 का युद्ध याद करिए। आप सिर्फ 5 मिनट के लिए घुसे हैं पाकिस्तान में, 5 मिनट डेवलप हो चुकी थी और मच्छर तक नहीं बढ़ा। और 20 बार आपके नेताओं ने बयान दिया कि ये पाकिस्तान की फौज पर हमला नहीं है, सिविलियन पर हमला नहीं है। बात यह है, यहां इच्छा शक्ति की बात है, यहां निर्णय लेने की बात है। अरे सब कुछ है हमारे देश के पास, हमारा देश सक्षम था, आपके समय में भी था। हम ये नहीं 5 मिनट के लिए रहे आप पाकिस्तान सीमा के अंदर, निर्णय लेने की ताकत है। आप बताइए मिशन शक्ति के समय का टेक्नोलॉजी, मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस में निर्णय लेने की ताकत नहीं थी। तो फिर 60 साल कैसा देश चलाया इन्होंने? रोहित बता दीजिए, 60 साल कैसा देश चलाया इन्होंने अगर इनमें निर्णय लेने की ताकत नहीं थी? देश से मनरेगा के गड्ढे खुदवाए, आज मोदी जी घर बना के दे रहे हैं, 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, माओ को शौचालय बनाकर दे रहे हैं। चाहे जिस तरीके से आप देखिए आज लगातार गरीब ठीक है रोहित, मुझे यहीं रुकना होगा क्योंकि अफसोस हमारे पास वक्त इतना है। मुझे अगली बहस के लिए जाना है और अगली बहस में हमारा मुद्दा होगा जिस पर हम बात करेंगे वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना मामले में राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है। क्या उनका विश्लेषण करेंगे और हम आपको बता दें कि हमारे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्स पर्सन नेहा जोशी जी हैं, हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन आलोक शर्मा जी हैं, हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और मेरे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, शुरुआत आपसे करूंगा। राहुल गांधी जी को आज अवमानना मामले में नोटिस जारी किया है, अगले मंगलवार को सुनवाई होगी। कल राहुल गांधी ने इस बात पर खेद जताया कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गलत कोट किया, जिसमें उन्होंने अमेठी के अंदर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है। जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट को राहुल गांधी ने मिसकोट किया था, उन्होंने खेद जताया, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने माफी देने से नोटिस जारी करके एक तरह से इनकार कर दिया। आपको नहीं लगता आपकी कैंपेन की हवा निकल चुकी है आलोक जी?
का मामला है, मामला सब जुडिस है। जो भी सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय उसमें निर्णय लेगा दीपक जी, उस सबको स्वीकार्य होगा। लेकिन जहां तक बात है, जो कैंपेन है हमारा, उसमें 1.5 वर्षों से ये नारा चल रहा है। 1.5 वर्षों से हम राफेल का विषय उठा रहे हैं। हमने बार बार कहा जेपीसी कराइए, उसमें पूरी तरह से भ्रष्टाचार स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। जहां तक बात है कि नारे की और कैंपेन की, आज भी हम कह रहे हैं कि एक ही चौकीदार जो है वो चोर है और पूरी तरह से आपको लगाना पड़ गया ना, एक ही चौकीदार चोर है। अब आप नहीं कह रहे चौकीदार चोर है। आलोक जी बड़े केयरफुली कल रणदीप सुरजेवाला जी ने जो शाम को ट्वीट किया, और मुझे पता है कि आप इन तमाम चीजों को बहुत माइन्यूटली पढ़ते हैं। आप चौकीदार चोर है से एक ही चौकीदार चोर है पर आ गए हैं। आपने अपने स्टैंड को बदल दिया है, आपने पुराने स्टैंड को डाइल्यूट कर दिया है। अब पूरे देश के चौकीदारों को आप चोर नहीं कह रहे हैं। आपको पहले ये प्रिकॉशन लेना था, लेकिन पहले ये प्रिकॉशन लेने से आप भूल गए। दीपक जी पहले भी हमने कभी ये नहीं कहा था कि देश के सभी चौकीदार चोर हैं। कभी कोई राजनीतिक दल, उसका कोई नेता, आपने जनरलाइज किया था चौकीदार चोर है। आलोक जी भूलिए मत, देश की जनता सुनती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए दीपक जी कभी भी कोई राजनीतिक दल तमाम किसी भी ग्रुप को कहेगा क्या कि चौकीदार सारे चौकीदार चोर हैं? ऐसे कभी संभव हो सकता है? एक अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, उसको बीजेपी ने कैंपेन। अरे आपने तो यहां तक कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चौकीदार चोर है। आपने तो यहां तक कह दिया। राहुल गांधी ने तो अमेठी में ये तक नहीं बोला कि एक ही चौकीदार चोर है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, उन्होंने तो ये कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चौकीदार चोर है। आप चाहें तो मैं स्टेटमेंट निकाल के सुना सकता हूं। उन्होंने भी जनरलाइज किया। देखिए, मैं समझता हूं दीपक जी, मैं समझता हूं कि चौकीदार चोर है। मोदी जी ने अपने आप को स्वयं को चौकीदार माना था, और वो सिंबॉलिक वर्ड था कि जो व्यक्ति अपने आप को चौकीदार मान रहा था उसी ने चोरी कराई और वो चोरी में शामिल रहा। और पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में वो मामला राफेल का भी पेंडिंग है, और ये भी मुझसे ज्यादा जानकारी उसमें आपको है कि किस तरह से झूठा एफिडेविट देकर, किस तरह से झूठे वक्तव्य देकर सीएजी के रिपोर्ट के बारे में देश को गुमराह किया, उच्चतम न्यायालय को गुमराह किया। पीएमओ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था और उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ है। मैं ऑन एयर इंडिया न्यूज पर कह रहा हूं कि उसकी जांच होनी चाहिए, और हमारा ये स्टैंड आज भी है, कल भी था और कल भी रहेगा। यहाँ सबसे बड़ी सवाल, ये पीएमओ पैरेलल निगोशिएशंस कर रहा था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को सरपास किया गया, बाईपास किया गया। आखिर ये जो हकीकत है, रिव्यू पिटीशन के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कुछ चीजों पर तो शक की जो इंडिकेशन है वो सरकार की तरफ भी बढ़ा दिए। आपको नहीं लगता कि अगर उनके चौकीदार चोर है कैंपेन की हवा निकली है, तो आपके इस दावे की भी हवा निकली है कि आप ये तर्क देते थे सुप्रीम कोर्ट ने जांच से इनकार कर दिया है, यानी राफेल में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, अब रिव्यू पिटीशन एडमिट हो चुका है? दीपक जी देखिए, जो मामला कोर्ट में चल रहा है, जो सब जुडिस है, उसकी कार्यवाही कोर्ट करेगा। लेकिन आप कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है इनको एक मैनुअल दिया जाता है इनके मीडिया डिपार्टमेंट द्वारा कि ये हमें बोल के आना है। बात बात पर रफाल ऑफसेट और अंबानी को पैसा दिया कहने लगते हैं। इनको तो ये भी नहीं पता होगा कि ऑफसेट का मतलब क्या है, और सबसे बड़ा ऑफसेट पार्टनर डीआरडीओ है। किसकी बात कर रहे हैं आप? अंबानी, उसमें उसका पार्टनरशिप जो है वो मतलब मिनिस्क्यूर है। इनको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है। इनको एक मुद्दा बनाना था, बनाया, जनता ने उसको किस तरीके से लिया आप जानते हैं। जहां जहां जा रहे हैं इनके नेता, वहां मोदी के चैंट्स लग रहे हैं। चौकीदार चोर है कहकर ये खुद फंस गए हैं आज। और देखिए, आज भी ये कह रहे हैं ना कि एक चौकीदार चोर है। हार्दिक पटेल जो इनका फेस है गुजरात के अंदर, सबसे बड़ा डिवाइसिव नेता, इनको वहां फेस बनाना पड़ा अपना, वो क्या कह रहा है? चौकीदारी चाहिए होता तो नेपाल से ले आता। तो देखिए, सामंतवादी मानसिकता इनकी यहाँ पे एक्सपोज हो गई, इनका एलिटिस्ट माइंडसेट इनका एक्सपोज हो गया, और इनके जो चौकीदार चोर है नारे की, इनकी तो दम निकल ही चुकी है। और हम तो कह रहे हैं आप बोलिए, बिल्कुल बोलिए। हम कहते हैं लाखों लोग खड़े हो गए, पीएम ने एक ट्वीट किया, लाखों लोग खड़े हो गए कि मैं भी चौकीदार हूं कह के। बात बोलिएगा नया बिल्कुल सर, मैं बार बार ये कहती हूँ कि हम 23 मई को भी बोलेंगे। लेकिन आप देखिए ना, अच्छी स्पोक्स पर्सन बन रही है, मुझे पता है आप एक अच्छी स्पोक्स पर्सन बन रही है। आपने मेरे सवाल पर ध्यान ही नहीं दिया। मैंने आपको कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रिव्यू पिटीशन एक्सेप्ट करी है, उसमें जो नए संदर्भ और जो नए दस्तावेज हैं उनको मानने की हामी भर दी है। पहले भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री जी
जिसको राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में कोट किया है, एक टेलीविजन इंटरव्यू में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच की जरूरत नहीं महसूस की। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट हमको क्लीन चिट दे चुका है। 14 दिसंबर 2018 लेकिन रिव्यू पिटीशन का एक्सेप्ट होना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए और सरकार के लिए झटका नहीं है। कोर्ट का कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नोटिस नरेंद्र मोदी जी को सर्व हुआ? नहीं, किसको सर्व हुआ? राहुल गांधी जी को। वो दूसरा मुद्दा है, वो दूसरा मुद्दा है। वो सवाल में आलोक शर्मा से पूछ रहा हूं, वो उनकी गलती है, वो उनकी गलती है। अगर नोटिस सर्व किया उनको क्या, क्यों? क्योंकि उन्हें तथ्यों को तोड़ मरोड़ के कोशिश, उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, मिसकोट किया। उन्होंने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया तो उनको बकायदा कंटेम्प्ट को नोटिस गया। आपने भी तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर तोड़ मरोड़ के पेश किया तो एक बार जिस पिटीशन को अलग रख दिया था, बंद कर दिया था, उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटीशन के तौर पर एक्सेप्ट कर रहा है। तो आपको भी कई सारी चीजों को एक्सप्लेन करना होगा सरकार का कि जो मामला सब जुडिस है, जो मामला चल रहा है, भाई देश में इस पर बहस चल रही है और आप इसके सब जुडिस की हार में जो बेसिक फैक्ट है, जो सब जुडिस की हार में नेहा जो बेसिक फैक्ट है उसको आप नजरअंदाज कर रही है कि मोदी जी ने क्या काम किया। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दीजिए, क्या पीएमओ पैरेलल निगोशिएशन कर रहा था या पीएमओ पैरेलल निगोशिएशन कर रहा था? इस बात का जवाब दीजिए, क्या पीएमओ पैरेलल निगोशिएशन कर रहा था? की तरफ से बार बार क्लैरिफाई की जा चुकी है और रफाल का मुद्दा मैं बार बार यही कह रही हूं कि कहीं कोई मुद्दा नहीं चल रहा है, ये सिर्फ कांग्रेस के गलियारों में ये मुद्दा चल रहा है। देश की जनता आज नरेंद्र मोदी के जो काम है 5 साल के, उसके ऊपर चर्चा कर रही है, उसके ऊपर चर्चा करना चाहती है और उसी के ऊपर वोट भी दे। और वाकई अगर वाकई 5 साल के काम पर चर्चा हो रही है तो धारा 370, 35 से जिसको लेकर आपने किसी भी तरह का स्टैंड 5 साल में सुप्रीम कोर्ट में नहीं किया, 2020 में उसके बाद राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक, तमाम भावनात्मक मुद्दे, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मेजॉरिटी होगी। ये क्यों मुझे बताइए ना, ये क्यों? क्योंकि भावनात्मक मुद्दों पर आप आदमी को बड़े आसानी से भटका सकते हैं, सिर्फ इसीलिए। या तो आप सिर्फ विकास के मुद्दे पर चर्चा करके चुनाव जीत लेते हैं, लेकिन अब इन तमाम भावनात्मक मुद्दों को सामने लाने की जरूरत क्या है? हर बार कहा है कि मुझसे बहस करो कि मैंने कितने गैस सिलेंडर। तो राहुल गांधी तो रोज कह रहे हैं राफेल पर मुझसे बहस कर लो, सिर्फ 15 मिनट कर ले। आलोक भाई, राहुल गांधी ने कहा या नहीं कहा? नेहा जी को बता दीजिए, नेहा जी को बता दीजिए, राहुल जी ने कहा कि नहीं कहा? 15 मिनट वो प्रधानमंत्री मुझसे बहस कर ले। राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी से, मैं कहती हूँ मुझसे बहस कर लें अगर वो 15 मिनट, तो मैं राजनीति छोड़ दूंगी। नेहा जी शायद जो है डे टू डे की एक्टिविटीज हो रही हैं उससे पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। आज नहीं पहले समय से ही राहुल गांधी जी ने बार बार कहा है कि राफेल पर मुझसे बहस कर लीजिए। मोदी जी 5 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। नेहा जी 4 पत्रकार 2 सवाल पूछ लेते तो क्या चला जाता उनका? सुरजेवाला को महारत हासिल है, उनको मुबारक। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से देश नहीं चलता। मोदी जी 5 साल देश चला रहे थे। रोज करते हैं, करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री पहले प्रधानमंत्री होंगे मोदी जी जिन्होंने 5 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की होगी। अरे मनमोहन सिंह ने तो 10 साल बिना कुछ बोले सरकार चला ली। उन्होंने भी 10 मनमोहन सिंह जी मनमोहन सिंह जी हमेशा 1-1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे नेहा जी, और उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में 10 साल में मैं कई बार मौजूद रहा हूँ। फैक्चुअली इनकरेक्ट बात मत कहिए। आलोक जी खत्म करिए। देखिए मुझे नहीं नेहा जी, दीपक जी, मैं समझता हूं कि अमित शाह जी ने तमाम तारीखें मेरे पास हैं, 12/1, 16/1, 18/12/2018 तमाम मौकों पर अमित शाह जी ने, मोदी जी ने और अरुण जेटली जी ने अपने ब्लॉग्स में सुप्रीम कोर्ट को मिसकोट किया है कि सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है, उस पर कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट से ही क्लीन चिट मिल गई तो क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि पूरे देश ने देखा है कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को किस तरह से गलत इंटरप्रेट करके देश के सामने रखा, और फिर बाद में क्या कहा कि साहब तो फाइल चोरी हो गई, फाइल चोरी होने के बाद कागज चोरी हो गए, फिर कागज जो है वो फोटोकॉपी हो गए। मुझे केवल ये बता दीजिए नेहा जी बहुत सम्मानित है मेरे लिए। नेहा जी मेरे लिए बहुत सम्मानित है। केवल ये बता दीजिए, डिफेंस मिनिस्ट्री के हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं और कहीं पर आपकी सरकार एक एफआईआर तक नहीं कराती है, कंप्लेंट तक नहीं करती है, और उन डॉक्यूमेंट्स को सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर लेता है। ये सरकार चला रहे हैं आप, ये ड्रामा कंपनी चला रहे हैं।
नेहा जी, हमारे 5 सवाल पहले भी 126 से 36 हो गए, कोई लीगल उत्तर ऑफिसर्स होते हैं, रिलायंस उनसे सुप्रीम कोर्ट में आलोक जी, आपके ही सवाल को आगे ले जा रहा हूं, 1 मिनट दीजिए, आपके ही सवाल को आगे ले जा रहा हूं। क्यों कर रहा था नहीं पता। सरकार के जो वकील हैं उनसे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ पूछा क्या ये डॉक्यूमेंट चोरी के हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर ये चोरी के हैं तो आपने एफआईआर क्यों नहीं कराई। तो उस वक्त जो लीगल ऑफिसर है सरकार के वो बगले जागने लगे, उन्होंने अगले दिन एक्सप्लेनेशन दिया नहीं ये फोटोकॉपी हुए, चोरी के थे। जो लीगल ऑफिसर है सरकार के वो बगले जागने लगे, उन्होंने अगले दिन एक्सप्लेनेशन दिया नहीं ये फोटोकॉपी हुए, चोरी के थे, फोटोकॉपी थे, सत्य थे, असत्य थे। ये जो कोर्ट का इसको काम है। लेकर ये जो कोर्ट का इसको काम है, लेकर इसको जाना, भारतीय जनता उसको पार्टी कोर्ट को की ही तय सरकार करने ने देते हैं। इसको लेकर मुझे नहीं कंफ्यूजन लगता फैलाया। कि इंडिया मुझे न्यूज़ पर बताइए इस पे बहस होना चाहिए। क्यों नहीं होना ये चाहिए? कोर्ट तय करने देते ये हैं कि वो मुद्दा डॉक्यूमेंट चोरी देश के में थे, चर्चा में ये मुद्दा है, पब्लिक पब्लिक डोमेन में है, सुप्रीम कोर्ट पब्लिक इस पर डोमेन में पब्लिक है, टिप्पणी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर डिसीजन लेने देते हैं, इसके ऊपर यहाँ बहस करके हमें कोई नहीं, तो फायदा नहीं राहुल होने गांधी वाला के, है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अमानत सारे नोटिस दे दिया तो आप क्यों खुश हो रहे हैं? आप भी कहिए कि राहुल गांधी पे सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेने देते सर, हैं। हम खुश कहाँ हो रहे हैं? हम तो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के साथ मेरी सांत्वना है कि सबसे बड़े जनरल इलेक्शन जो राहुल गांधी खुद लीड कर रहे हैं उसके बीच में बिल्कुल जब पीक पर इलेक्शन है तो इनके प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट नोटिस दे देता। मेरी तो सांत्वना है उनके साथ, मैं खुश कहाँ हो रही हूँ? मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हो रही हूँ। इस तरह से आगे बढ़ती कर रही हूँ। जब आप इस तरह से आगे बढ़ती है तो मुझे लगता है कि पाला बदल इधर उधर होने वाला है। नहीं दीपक जी, आप उनको भी एक रास्ता दे रही है बच के निकलने का, लेकिन मैं उस बात को आगे ले जाता हूं। मनीष भाई और उमेश जी, मेरा बड़ा सवाल आप जवाब अभी संक्षेप सुप्रीम में कोर्ट दीजिएगा। का नाम पर झूठ यहाँ बोल का रहे ये हैं आप। मानना है कि ये पूरा राफेल का मुद्दा जो है कांग्रेस दीपक जी के इनसे दफ्तर पूछिए, के इनके 2 ऊपर किलोमीटर कोर्ट ऑफ के कंटेम्प्ट हो जाएगा आसपास सीमित है। क्या आपको लगता है कि देश में इस मुद्दे पर कोई चर्चा, कोई डिस्कशन या देश के जनमानस में मुद्दा नहीं है? मनीष जी और उमाकांत जी, देखिए, मैं एक संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा कि ये 1.5 साल से करीब ये एक मुद्दा बना हुआ है संसद के भीतर और संसद के बाहर। ये अलग बात है कि कॉमन मैन की इसकी जो टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व हैं, डसॉल्ट एविशंस और ऑफसेट पार्टनर, ये तमाम टेक्निकलिटीज भारत के 90% लोग नहीं समझते हैं और ये कांग्रेस पार्टी को भी पता है कि नहीं समझते हैं। मुझे आश्चर्य इस बात का है कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर के एक पूरी कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ये मुद्दा एक जनमानस में एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। नंबर 1 बात तो ये है। नंबर 2 बात ये है कि क्योंकि हम मिड ऑफ इलेक्शंस हैं, इलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिया है, ये अलग प्रक्रिया है। लेकिन देखिए कि ठीक से 5 हफ्ते बाद इस देश में एक नई गवर्नमेंट होगी, नई सरकार होगी, और मैं आपको ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि जो भी नई सरकार आएगी, उसके गले का ये पूरे मामला संसद के भीतर एक फंदा बनेगा, क्योंकि सीधी डिमांड होगी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, जैसे कि पिछली बार, और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का अगर स्वीकार किया तो कुछ नहीं होता। ये सब जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं आता अगर जेपीसी होती तो। दीपक भाई, मेरा ये साफ तौर पर मानना है कि जनमानस पर इसका असर होता है कि 550 करोड़ की चीज 1600 करोड़ पे कैसे पहुंची। जहां तक आपने तकनीकी आधार की बात की उमाकांत जी, लोगों के मन में इस तरह का शक सुबह आना जरूरी है और यह आ भी रहा है। और जहां तक जेपीसी की बात है, अगर बोफोर्स में जेपीसी हुई थी तो इसमें क्यों नहीं, ये भी लोगों के जनमानस पर मनोवैज्ञानिक असर डाल रहा है। नहीं, बोफोर्स एक अलग मुद्दा था टेक्निकली तौर पर, क्योंकि उसमें किस किस को दलाली दी गई, इसके बकायदा चेन थे, इसके बकायदा लिंक थे, कई तरह के इस तरह के सबूत आए थे, दलाली इसको दी गई और बकायदा लिंक मिले थे, और बाद में कई तरह से कई अदालतों के अंदर इस पूरे मसले पर केस चले। हालांकि इस मसले पर कांग्रेस प्रेसिडेंट और उनके राजीव गांधी जी को बरी कर दिया गया, लेकिन फिर भी मैं मानता हूं उसमें इस तरह के तथ्य मौजूद थे। लेकिन अब इस मामले में क्या होगा, भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को कहां कहां अपने आप को अगले 4 चरणों में डिफेंड करना थी। दावों और आरोपों का दौर भी लगातार जारी है। हम बहस कर रहे हैं चौकीदार चोर है कैंपेन पर राहुल गांधी के अदालत में खेद जताने पर, और आज अदालत ने बकायदा उन्हें सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का नोटिस जारी कर दिया है। ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी के चौकीदार चोर है कैंपेन की हवा निकल चुकी है, और साथ ही साथ रिव्यू पिटीशन को एक्सेप्ट कर लेने के बाद सरकार और बीजेपी के सामने भी मुसीबतें क्या
खड़ी हो गई हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेहा जोशी जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा जी हैं और मेरे वरिष्ठ सहयोगी हमारे चीफ पॉलिटिकल एडिटर मनीष अवस्थी भी जुड़े हुए हैं। नेहा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी ने कभी इन चीजों को क्लैरिफाई नहीं किया कि पीएमओ पैरेलल निगोशिएशंस क्यों कर रहा था, आखिरकार क्यों तब के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर को इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी, आखिर क्यों इस तरह की सीक्रेट डील रखी गई जिसमें रिलायंस एविएशन जो कि एक नई कंपनी थी और उसको ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया, क्योंकि राहुल गांधी इस चीज को कम्युनिकेट करने में एक हद तक सफल हो चुके हैं कि 30,000 करोड़ का पूरा ट्रैक, वो तो कहते हैं 30,000 करोड़ पूरी तरह से अंबानी के जेब में प्रधानमंत्री ने डाल दिए। अगर 30,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी एक नई नवेली कंपनी को मिला है तो लोगों के गले ये बात नहीं उतरती है। नेहा, देखिए दीपक जी, अगर राहुल गांधी क्या कहते हैं इसके ऊपर हमारे नैरेटिव सेट होने लगे तब तो मुझे लगता है हमारा देश कहां जाके रुकेगा। प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं इस पर नैरेटिव सेट हो जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष क्या कहते हैं इस पर नैरेटिव सेट नहीं हो तो ये तो उनके साथ जो है बड़ा अन्याय होगा। इनकी पार्टी भुगत रही है दीपक जी। तो भुगतेगी ना, अगर वो गलत कहेंगे तो भुगतेगी, जनता जवाब देगी। तो मैं कह रही हूँ जनता जवाब देगी उसका। राहुल गांधी जी इस देश में नैरेटिव सेट नहीं करते हैं फॉर्चुनेटली, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं भगवान की कि आज भी ऐसा बरकरार है। आपकी जहां तक बात जो आपने कही कि पीएमओ ने और जो आधिकारिक सोर्सेस थे उन्होंने समय समय पर जब भी ये बात आई है अपना स्टैंड क्लियर किया है। जहां तक डील की डिटेल्स की, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट की बात है, कितना डाइवर्ज करना चाहिए एक डिफेंस डील में, उस सबको देखते हुए तथ्यों को लगातार पब्लिक के सामने रखा गया है। लेकिन राहुल गांधी नैरेटिव सेट नहीं करेंगे। कोर्ट जो बोलेगी उसका समय समय पर जवाब दिया गया है, इससे ज्यादा मैं इसके ऊपर कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी। तो क्या आप राहुल गांधी को यह भी अधिकार नहीं देंगे कि वो जो चाहे अपने तरह से अपनी बात को जनता तक पहुंचा सके? आप कैसे पहुंचा रहे हैं ना, वो कह रहे हैं चौकीदार चोर है और वापस में लोग कह रहे हैं मोदी नरेशन को रिजेक्ट कर सकते हैं। लोग कह रहे हैं चौकीदार चोर है, लोग कह रहे हैं मैं भी चौकीदार हूं, तो हम तो पूरा हक दे रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, डेमोक्रेसी है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है। आप उसका रिस्पांस देखिए पब्लिक से कैसा आ रहा है। जहां जाके वो बोलते हैं चौकीदार चोर है वहां उनका मखौल उड़ जाता है। नहीं, लोग वापस आवाज आती है। नहीं, लोग नारे भी लगाते हैं चौकीदार चोर है, ये भी आप भूलिए मत। उनकी रैली में नारे भी लगते हैं कि चौकीदार चोर है। इस बात को ये मत कहिए कि वहां पर मोदी के नारे लगते हैं। कांग्रेस के अपने कुछ कार्यकर्ता भी हैं, अब 4 कार्यकर्ताओं ने वापस चौकीदार चोर है बोल दिया। कल दिग्विजय सिंह जी के साथ हुआ, क्या आपने देखा ही होगा, 15 लाख की बात थी, उसने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई। मैं आपको तो दिखा सकता हूँ, 9 बजे प्राइम टाइम में एक नौजवान लड़का 10 करोड़ से ऊपर मिलेनियम वोटर्स हैं इस देश में आज, जो आज नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े हैं। ये हमारा टारगेट है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि क्या झूठ फैलाया जा रहा है राहुल गांधी जी द्वारा रफेल के ऊपर, लेकिन उसे फर्क पड़ता है कि मोदी जी ने क्या काम किया, क्या एस्पिरेशन सेट की है। मैं आपको एक बात बता, क्या राहुल गांधी एस्पिरेशन सेट कर सकते हैं देश के लिए? क्या कोई युवा राहुल गांधी को अपना रोल मॉडल बनाएगा? मैं आपसे पूछ रही हूँ सवाल। मैं एक बता दूं, 30 साल से मैं इस देश की राजनीति देख रहा हूं और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि नरेशन कब कहां पे क्या शिफ्ट हो जाए इसके चक्कर में मत रहिएगा। कभी कभी क्या होता है, खोटा सिक्का भी चल जाता है। मैं राहुल गांधी को खोटा सिक्का नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसी सवाल को लेकर मेरा अनुभव आपसे बहुत कम है, लेकिन मेरा मानना है कि देश का नैरेटिव, मुद्दे जो होते हैं ना, हम यहाँ ऐसी स्टूडियो में सेटअप नहीं करते हैं, गांव में करते हैं। और जब आप गांव की गलियों में घूमेंगे ना, शहरों के गली मोहल्ले में घूमेंगे, तो एक ही आवाज आ रही है हर तरफ से, मोदी मोदी मोदी। आलोक शर्मा जी, बड़ा सीधा सवाल है। नेहा जी ने राहुल गांधी से ये अधिकार ले लिया कि वो नैरेटिव सेट करे देश में। क्या राहुल गांधी इस देश में नैरेटिव सेट नहीं कर सकते? देखिए, मैं समझता हूं नेहा जी मेरी छोटी बहन की तरह है, मैं कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। नेहा जी को किसने अधिकार दे दिया कि वो कौन सा नैरेटिव? सर, मैंने खुद ही कहा, दीपक जी ने जैसी बुलाने का, मैं कौन होती हूँ अधिकार देने वाली? मैं तो भारतीय जनता पार्टी की छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। नहीं, एक मिनट नेहा जी, बड़े सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के बड़े छोटे से कार्यकर्ता हैं। पूरे शो में बोल रही है। मैंने आपसे 3-4 सवाल पूछे, भाई डॉक्यूमेंट चोरी हो गए और नहीं, वहां से हाईली सेंसिटिव डॉक्यूमेंट चोरी हो जाते हैं राफेल के चक्कर में सीबीआई डायरेक्टर को पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में खड़ा रहना पड़ता है। राफेल के चक्कर में दिल्ली पुलिस सीबीआई को घेर लेती है जाके कार्यालय को रात को 2 बजे। राफेल के चक्कर में सीबीआई डायरेक्टर की पेंशन रुक जाती है। राफेल के चक्कर में जेपीसी नहीं होती है। हमने 3-4 सवाल पूछे आपसे, भाई 126 की जगह 36 क्यों ले रहे हैं और अभी भी कब तक आएंगे? जरा आज तक कोई पिक्चर क्लियर नहीं है।
अभी दीपक जी ने पूछा भाई रिलायंस को क्यों दिया, HAL क्यों हटा दिया, कोई उत्तर नहीं है। कीमत 3 गुना क्यों बढ़ गई, आप याद कीजिए अक्टूबर 2016 में मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि वही जहाज है जो यूपीए ने डील किया था। एग्जैक्टली स्थिति तक लाने की जिम्मेदारी भी आप ही की सरकार है सर। थोड़ा सा अगर पीछे हिस्ट्री देख लें तो हमारी पब्लिक सेक्टर कंपनियों का जो हाल है आज, मुझे उसके दीपक जी ने 4 बार पूछा आपसे कि भाई पीएमओ क्या पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था कि नहीं कर रहा था। ये नोटिंग डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल में है कि पीएमओ पैरेलल नेगोशिएशन कर रहा था। पीएमओ किस हैसियत से कर रहा, पेपर ने पीएमओ वाज नॉट अ मेंबर ऑफ इंडियन नेगोशिएटिंग टीम। याद करिए, पीएमओ किस हैसियत से पूरी तरीके से बस्ट हो गया था। पूरी तरह से पिक्चर क्लियर है। आप बार बार कह रहे हैं कि 30,000 करोड़ का ऑफसेट नहीं दिया। हम आपसे पूछ लेते हैं भाई कितने करोड़ का ऑफसेट दिया, आप बता के चले जाइए। हम तो सीधा कह रहे हैं रिलायंस को अनिल अंबानी की जेब में 30,000 करोड़ मोदी जी ने डाले। आप बताइए कितने हजार करोड़ डालें। तो पूछ लेते ना आलोक जी, यही सवाल नेहा से पूछ लेते। नेहा जी बताइए, आपका कहना है कि डीआरडीओ सबसे बड़ा ऑफसेट पार्टनर है, तो आप ये बताइए। जवाब दे दूं पहले मैं आपसे इस सवाल को आगे बढ़ा रहा हूं। मैं इस सवाल को नेहा, अंबानी की जेब में मोदी जी ने पैसे डाले, लेकिन अंबानी जाकर कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। अब आप बताइए। वो बड़े अंबानी है, छोटे अंबानी नहीं, वो बड़े अंबानी है। बड़े अंबानी है। अनिल अंबानी को भी तो बेल आउट करने उन्हें ही आना पड़ा। वो भाई एक ही घर है, छोड़ दीजिए उसको, छोड़ दीजिए। मैं नेहा से बात देखिए आलोक जी ने एक बड़ा गंभीर सवाल उठाया और मुझे लगता है अगर हम बहस में हैं तो आपको बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर इसका जवाब देना चाहिए। आपने कहा कि डीआरडीओ ऑफसेट का सबसे बड़ा पार्टनर है, आपके इस तथ्य को हमने माना। आप ये बताइए कि अगर 30,000 करोड़ की ऑफसेट पार्टनरशिप रिलायंस को नहीं दी गई तो कितने करोड़ की दी गई, ये बता दीजिए। दीपक जी, सबसे पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं सरकार की प्रवक्ता नहीं हूं। नहीं तो सरकार की तरफ से आधिकारिक पार्टी की सुनिए मेरी बात, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। प्रवक्ता के तौर पर आपको सरकार के लोगों की तरफ से अपने चीजों को डिफेंड करना पड़ेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के लोग पॉलिटिकल नैरेटिव जब चल रहा हो, पॉलिटिकल नहीं तो आप आते हैं क्यों डिफेंस में? राफेल के मुद्दे पर तो आपको आना ही चाहिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता है ना, आप सरकार के प्रवक्ता है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता है। आलोक जी, मेरा सवाल नेहा से अभी भी बना हुआ है। नेहा, आपने ही कहा था, मैंने नहीं कहा था, आपने ही हमें बताया था और मुझे ये जानकारी आपने ही दी कि डीआरडीओ सबसे बड़ा ऑफसेट पार्टनर है। मैंने आपके सत्य को माना। आप भी बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर ये तथ्य बोल रही थी ना, आपको सरकार की तरफ से कोई जानकारी होगी तब आपने इतना बड़ा हार्ड हिटिंग फैक्ट रखा है। मैंने माना कि 30,000 करोड़ की ऑफसेट पार्टनरशिप अनिल अंबानी को नहीं दी गई, तो आप ये बता दीजिए कितने करोड़ की ऑफसेट पार्टनरशिप उनको दी गई। मुझे सिर्फ इतना बता मैं यही तो आपको कह रही हूँ कि मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की प्रवक्ता नहीं हूँ। डिफेंस मिनिस्टर ने स्वयं आकर अगर क्लैरिफाई किया है, आपकी पार्टी की डिफेंस मिनिस्टर है, आपको ये पता है कि आपकी पार्टी की डिफेंस मिनिस्टर है, आपकी पार्टी की सरकार है। अगर वो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं तो आपको राजनीतिक जवाब इसका देना पड़ेगा। आप बच नहीं सकती, आप बच नहीं सकती। बचने की जरूरत नहीं है। जब जब सवाल उठाए गए, सरकार के वरिष्ठ लोगों ने आकर उसका जवाब दिया है और फिटिंग जवाब नहीं दिया है। मुझे नहीं लगता कि आपने अभी कहा कि 30,000 करोड़ का नहीं दिया गया। हम पूछ रहे हैं कितने हजार करोड़ का ऑफसेट आपने पार्टनरशिप का पैसा जो है पूरी तरह से अनिल अंबानी की जेब में डाला, ये बता दीजिए कितने हजार करोड़ का डाला, ये बता दो भाई, कोई तो कुछ बता दो। वो सच नहीं हो जाता। बार बार एक रट अगर आप लगा के रखेंगे, जेब में पैसा डाल दिया, जेब में पैसा, किसी की खैरात का पैसा। अरे भाई आप सच बता दो। बहुत मैकेनिज्म है हमारे स्टेट के पास। झूठे हैं, पूरी कोशिश की कांग्रेस पार्टी ने कि उन मैकेनिज्म को डिरेल करने आप बता दीजिए ना। अरे भाई सरकार का नहीं, देश के को दिया, आप बता दीजिए। बहुत सारे ऐसे वॉच डॉग्स बैठे हुए हैं जो सरकार के पैसे को, देश के सरकार का पैसा नहीं है, देश की जनता का पैसा है जिसको मोदी सरकार ने पानी की तरह बहाया है। क्यों ऐसा है? और जवाब देना होगा कि 30,000 करोड़ किसकी जेब में गए, क्यों गए, और इसी सवाल को लेकर मनीष भाई के पास जाता हूँ। चौकीदार ने चोरी कराने में मदद की, पॉलिटिकल जवाब बीजेपी प्रवक्ता की तरफ से बनता है या नहीं बनता है कि अनिल अंबानी को कितने करोड़ की ऑफसेट पार्टनरशिप दी गई, मुझे बताइए। देखिए, मेरा ये मानना है दीपक भाई, जब आप पार्टी का प्रतिनिधित्व करने चैनल में आप बैठे हैं और जब सवाल जवाब हो रहा है, बहस चल रही है, आपको अपना पक्ष रखना ही होगा क्योंकि ये पब्लिक डोमेन में है।
अब जहां तक सीक्रेसी की बात हो रही थी, वो पूरे दस्तावेज सुप्रीम कोर्ट की अदालत में हैं, उस पर अब रिव्यू पिटीशन की बात हो रही है। तो ये सारी बातों के मद्देनजर अगर आप ये बचना चाहें या शब्दों की बाजीगरी कहकर ये कहें कि ये तो रक्षा मंत्रालय अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए या उन्होंने जो बता दिया, तो मुझे ऐसा लगता है इससे नेहा कन्नी काट रही है। नेहा कन्नी काट रही हैं? बिल्कुल मैं कन्नी नहीं काट रही हूँ, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि देश का नैरेटिव और भारतीय जनता पार्टी किस मुद्दे पर बात करेगी, इसका नैरेटिव राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सेट नहीं करेगी। हम विकास पे बात करेंगे, हम बहस करेंगे कितने गैस कनेक्शन दिए, चुनाव में विकास तो दिख ही नहीं रहा नेहा। एक बात बताइए ना, प्रधानमंत्री कहते हैं कि बात करो विकास पे, राष्ट्रवाद, उग्र तो हिंदुत्व किसने उठाया राष्ट्रवाद का मुद्दा? प्रधानमंत्री ने जाके कहा कि बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, इन्होंने क्या कहा? आज भी कह रहे हैं कि प्रूफ दे दो। ये मुद्दा किसने बनाया? हमने बनाया राष्ट्रवाद का। हमने तो एक आतंकवादी अटैक को सहा और उसका एक बिफिटिंग जवाब। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि अगर ये मैटर डिफेंस का था तो एजुकेशन मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। राष्ट्रवाद की बात कर रही हैं दीपक भाई, आपको याद होगा जिस दिन हमारे वायुसेना के सपूतों ने जाकर वहां पर एयर स्ट्राइक की, उसी दिन दोपहर में प्रधानमंत्री की रैली थी। आपको याद है दीपक भाई? राजस्थान के, मैं समझता हूं अगर मेरी स्मृति बराबर है तो वो चूरू में उनकी रैली थी। वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा अगर किसी बात पे वो बात हुई तो वो केवल वही थी। पूरी तरह से 45 आलोक जी, आप फोटो लगाकर वोट मांग रहे थे मोदी। आलोक जी, मैं नेहा का जवाब दे रहा हूं। तो नेहा, शुरुआत कहां से हुई ये सब जानते हैं। मेरा ये कहना है राष्ट्रवाद बिल्कुल होना चाहिए। हम में राष्ट्रवाद है, आप में राष्ट्रवाद है, जो इस देश में रहता है उसका राष्ट्रवाद है। लेकिन अगर आप उसका लाभ ले रहे हैं तो ये भी आप मानिए कि उसका राजनीतिक लाभ आप लेने के लिए इन बातों का बखान कर रहे हैं। आप बताइए ना कि लाभ लेना क्या होता है? किसी भी वोटिंग इश्यूज पे होती है, इलेक्शन इश्यूज पे लड़ा जाता है। नेशनल सिक्योरिटी एक मुद्दा है। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो एक नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन लेके आई है और उसको फॉरेन पॉलिसी से अलग करके देख रही है। क्या वोटर्स को जानने का अधिकार नहीं है कि हम क्या सोच सकते हैं इसके बारे में? क्या वो इस पर वोट नहीं करेंगे? जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट एक मुद्दा है, जिस तरीके से बिजली कनेक्शन गए मुद्दा है, उसी तरह से वोटर को ये भी जानने का अधिकार है कि नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर हमारे पार्टी का क्या स्टैंड है। जैसे कि वोटर को पता चल गया कि आपका के ऊपर इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, 370 के ऊपर इनका क्या स्टैंड है, तो हमारी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं करेगी? जानना चाहता हूं, मुझे वोट दे दो। आलोक भाई एक क्रॉस क्वेश्चन में नेहा से करना चाहता हूं। नेहा, 35A को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में काफी लंबे वक्त से चल रहा था, आप मानती हैं? 35A को लेकर सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी उसकी सबसे बड़ी अलायंस पार्टनर थी और उसके पास अपने खुद के हद में बहुमत था, 272 सीट्स थी। लेकिन 35A में सरकार ने अपना स्टैंड सुप्रीम कोर्ट को बताया ही नहीं। क्यों? अब चुनाव में आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं कि हम 35A को खत्म करेंगे, हम 370 को खत्म करेंगे। 370 को खत्म करने का जब आपके पास मौका था, तब आपने उस पार्टी PDP के साथ सरकार बना ली जिसके साथ आप कभी 370 को खत्म ही नहीं कर सकते थे। दीपक जी, चुनाव में इसको मुद्दे बनाने की बात ही नहीं है। हमने कभी इस मुद्दे से हम इसके कभी पीछे हटे, कभी बैक ट्रैक किया। सुनिए मेरी बात, मुझे अपने मैनिफेस्टो में क्यों डाला? मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस ऑल आज ही डिबेट चल रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा बात कंप्लीट करने दीजिए। नहीं नेहा, इस बात पर मैं आपको साफ कर दूं, यही आलोक शर्मा जी है जो पिछली डिबेट में हम पर उंगली उठा रहे थे कि हम आपके प्रवक्ता हैं। आलोक जी बोलिए, मैं सही कह रहा हूं या गलत? तो मैं अपनी बात थोड़ी कंप्लीट कर दूं कि 35A और 370 पे हमारा स्टैंड हमेशा से कंसिस्टेंट रहा है और नहीं दिया गया। कश्मीर के अंदर को इंटरप्ट नहीं किया, किसी ने इंटरप्ट नहीं किया। मुझे इंटरप्ट कर रहे थे इसलिए बोला था मैंने। चलिए, लेकिन मैं छोटी सी बात कहना चाहूंगा नेहा, हम बिल्कुल लाइटर वे में बोल रहे हैं। 2016 को नेहा का भी हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जैसे मैं आपसे सवाल पूछता हूं वैसे नेहा से भी पूछता हूं, वैसे ही उमाकांत जी से पूछता हूं, वैसे ही मनोज जी से पूछता हूं। नेहा जी जवाब दीजिए, मुझे उमाकांत जी के पास जाना है। 35A आलोक जी प्लीज अलाउ मी, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप ही पे आ रहे हैं शायद दीपक जी। सुप्रीम कोर्ट में ये स्टैंड था कि 35 और 370 के ऊपर कभी भी बीजेपी ने अपना स्टैंड डाइल्यूट नहीं किया। लेकिन आप भी मानेंगे और मेरे साथ ही सभी पैनलिस्ट मानेंगे, उन्होंने कहा कश्मीर का जो नहीं हटाएंगे, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है और उस पे काम करने की बहुत होलिस्टिक तरीके से जरूरत है। आप देखिए कि पंचायत इलेक्शन पिछली बार जो कश्मीर में हुए थे, जो भारतीय जनता पार्टी की जब गठबंधन में सरकार चल रही थी उसमें हुए थे, 3 साल में सरकार छोड़ के भगोड़े हो गए। आप देखिए किस तरीके से आज आप लोकसभा का तो ग्रास रूट लेवल पे काम करने की कोशिश की। ऐसी पार्टी जो आइडियोलॉजिकली हमसे बहुत भिन्न थी, हमने उसके साथ गठबंधन करने की कोशिश करी बिकॉज वी वांटेड पीस।
लेकिन जब हमें लगा मैं तो कि सिर्फ ये एक छोटी पार्टी सी बात पूछ रहा हमारी हूं। आइडियोलॉजी से बिल्कुल अलग जा रही है, तो हमने उससे गठबंधन तोड़ने में भी हम पीछे नहीं हटे। नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ तो छोटी हमारा सी चीज स्टैंड पूछ रहा हूं। बिल्कुल क्लियर है। मैं तो आज 25 और मैं आपको assurance दे रही हूं, 2020 छोटी में सी चीज राज्यसभा आपसे में पूछ रहा हमारी हूं आएगी कि और हम 35 यहाँ के पे अंदर डिबेट कर रहे होंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता यही चिल्ला रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया, क्यों हटाया मैं तो गया। सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि 35A के अंदर बीजेपी की सरकार ने अपना स्टैंड सुप्रीम कोर्ट में क्यों साफ नहीं किया? बीजेपी का तो जब से जन्म हुई है तब से पार्टी का ये स्टैंड है कि 370 और 35A रहना ही नहीं चाहिए। आप क्यों हिचक रहे थे सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड लेने से, और अब उसको घोषणा पत्र में क्यों डाल रहे हैं? ये तो डबल स्टैंडर्ड वाली बातें हो गई। बिल्कुल कोई डबल स्टैंडर्ड वाली बातें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां पर भी मौका आया है 35A पर, चाहे वो कोई भी पब्लिक फोरम हो, चाहे कोई भी भाषण हो, चाहे कोई एफिडेविट हो, हर बार अपना लेकिन स्टैंड सुप्रीम कोर्ट क्लियर में किया नहीं, है। लेकिन हर सुप्रीम बार कोर्ट में अपना नहीं, स्टैंड क्लियर किया लेकिन है। सुप्रीम कोर्ट में नहीं। उमाकांत जी क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये जो विमर्श हम लोग कर रहे हैं और जो विमर्श के जरिए जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। जब हम चर्चा कर रहे हैं तो देश में आधी से ज्यादा लोकसभा सीटों का चुनाव संपन्न हो चुका है और हम ये नतीजे पर धीरे धीरे करके पहुंच रहे हैं कि तमाम तरह के मुद्दे, चाहे वो कश्मीर के जो सवाल हैं, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा के सवाल हैं, चाहे राष्ट्रीयता के जो सवाल हैं, ये या रफाल के जो सवाल हैं, क्या वो हमारी राजनीति और हमारे देश का जो विमर्श है, चुनावी विमर्श है, उसका हिस्सा बन रही है कि नहीं बन रही है? ये आज मुद्दा हमारे सामने है। हमने 2003-4 में ऐसे ही चुनाव देखा था, जब कोई अंडर करंट नहीं था, जब हम इलेक्शन कवरेज के लिए पूरे देश में घूम रहे थे, तब हमने पाया कि हर व्यक्ति जो सड़क पर चल रहा है, बीजेपी इवन कांग्रेस के लोगों से हम मिलते थे, वरिष्ठ नेताओं से मिलते थे, वो कह रहे थे कि हम तो पावर में बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। देश की जनता ने मन बना लिया है कि दोबारा अटल जी की सरकार आने वाली है 2004 में, लेकिन उसके बाद पासा ऐसा पलटा तो देश की जनमानस की जो आंतरिक जो शक्ति है उसको समझना तभी हम उसको सफल हो पाएंगे। मैं एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि 2004 का भुक्तभोगी मैं हूं, लेकिन 2019 और 2004 में बहुत बड़ा अंतर है। और जहां तक आपने बात की कि आधी सीटों के चुनाव हो चुके हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में एक वोट भी और एक सीट भी सरकार बदल सकती है। हमको याद रहना चाहिए कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी एक वोट से गिरी थी। तो हमारी आज की खास बहस में फिलहाल के लिए इतना ही। रात में 9 बजे आपसे फिर मिलूंगा नहले पे दहला के साथ। बीजेपी के साथ 2.5 किलो का हाथ, आईईडी पर भारी